Assalamu alaikum. My name is मेरी Mohammad आवाज क्लियर आ Nurani. रही है I am आपको? जी यस सर. सर। Sir, start. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Nurani. I am from Usman Institute of Technology. I am currently doing electronics engineer. I am in 6th semester. हमारे साथ सर बिलाल अवान और सर हमाद मुनामी है. सर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे सर बिलाल. सर आपको आवाज आ रही? सर बिलाल से कहा है ना तुमने? आई थिंक जी सर. अच्छा हफ्ता आमिर हमारे साथ है. पहले इतना आमिर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें. सर मेरा नाम हफ्सा आमिर है और मैं उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली ये कोर्स का नाम कम्युनिटी सर्विस है जिसका हम सेशन कर रहे हैं। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें, सर बिलाल और सर हमाद मुनामी। अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. और माय नेम इज़ बिलाल अवान. और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर. 2015 में आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एनईडी. उसके बाद मैंने अपना मास्टर परस्यू किया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. देन नाउअडेज आई एम लेक्चरर एट उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके अलावा आई एम अ कंसल्टेंट इंजीनियर. डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह को सुपरवाइज़ करना या फिर उनकी कंसल्टेशन करना. इसके अलावा एक छोटा सा स्टार्टअप भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ IoT बेस्ड सॉल्यूशंस. मतलब जितने भी जो सिविक इश्यूज़ होते हैं IoT को यूज़ करते हैं उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं. तो ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा. थैंक यू सर. सर हमाद मुनामी आप. अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया और थोड़ी बहुत जो है राय मेरी लेना चाहिए रिगार्डिंग टू टॉपिक. और इंट्रोडक्शन तो फ़िलहाल बस अब इतना ही है कि जो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और टीचिंग प्रोफेशन उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और टीचिंग प्रोफेशन में कोई समझे कि 10 साल हो गए मुझे. तो ज़्यादातर जो कह लें कि किस तरीके से एजुकेशन पे काम होता है, कुछ खास स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, ये जो है मेरी जो है कोशिश करता हूँ मैं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं मोल्ड करूँ. वैसे भी एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से पहचाना जाता है. तो मेरी यही कोशिश होती है. बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह जब हम सेशन करेंगे तो वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें की हैं मैंने, क्योंकि जो मुझे यही कहा गया था कि जो स्टोरी है थोड़ी सी वो बतानी है. और जो टॉपिक भी था, वैसे टॉपिक भी मुझे कोई अभी कोई 1.5 घंटे या 1 घंटे पहले ही पता चला था कि जो है सफ़र टू गेट सक्सीड. उससे पहले जो था कि आपकी जर्नी किस तरीके से है वो मुझे बताया गया था. तो कल उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा. तो इंट्रोडक्शन तो अभी इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह जब आगे बातें होंगी तो और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो हमारे वीडियो में. थैंक यू सर. आपके इंट्रोडक्शन का शायद मोहम्मद नूरानी का माइक म्यूट हो गया. तो मैं सबसे पहले सर बिलाल से पूछना चाहती हूँ उनकी सक्सेस स्टोरी कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में वो आज जहाँ पहुँचे अपनी मर्जी से पहुँचे हैं. उन्होंने जो मतलब जो इंजीनियर है तो उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने क्या फेलियर्स देखे इस बारे में और उसको हल कैसे करा, वो कैसे सक्सेस तक पहुँचे. जाहिर सी बात है कि फेलियर के बगैर सक्सेस तो मिलती नहीं है. तो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा फेलियर था वो ये था कि आई वांटेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. और जाहिर सी बात है परसेंटेज उस हिसाब से नहीं थी और मेरे मतलब वहमो गुमान में भी नहीं था कि मतलब आई गॉट 84% इन इंटरमीडिएट. तो एनईडी यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट है, हमने उसको फॉर्म भरा. फॉर्म भरने के बाद जो है टेस्ट में जाकर बैठ गए. टेस्ट क्लियर हुआ. अब वहाँ का प्रोसीजर ऐसा था कि ऑडिटोरियम के अंदर सामने सीट्स वगैरह डिस्प्ले होती थी कि भाई अब ये सीट फिल होगी, ये सीट फिल होगी. तो अब घर से बिल्कुल जहन बनाकर जो है घर से गए थे कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट तो 84 पर मिल जाएगी. अब घर से बिल्कुल जहन बनाकर चले गए, वहाँ पर जाके बैठ गया. अच्छा मैं अकेले ही गया था बिकॉज पेरेंट्स की कुछ कमिटमेंट्स थी तो वो नहीं जा सके. उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम मतलब और किसी इवेंट्स में हम लोग चलेंगे. तो चलो मैंने बोला कोई बात नहीं चले आते. तो अकेला जाके बैठा. वहाँ पे जाके मैंने देखा कि सबके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और कजन्स वगैरह इस तरीके से उनके लोग बैठे हुए हैं.
अब सामने इलेक्ट्रिकल सीट्स मुझे नज़र आती नहीं, मेरा नाम भी सामने डिस्प्ले हो रहा था। तो जब मेरा नाम कॉल आउट हुआ, उस नाम से 2 नाम पहले इलेक्ट्रिकल क्लोज। अच्छा, वो मैं एकदम वहाँ पर ब्लैंक हो गया। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे पास कोई, मैं किसको कॉल करूँ, मैं क्या करूँ, अब जहन में कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि वहाँ पे टेलीफोन वगैरह रखा था, तो मैं वहाँ पर क्या, उन्होंने बोला जी आपको कौन सी इंजीनियरिंग लेनी है, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल। कहते सॉरी वो तो सीट फिल हो गई। तो अब मैं वहाँ परेशान कि अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने कॉल किया अपने कज़न को, मैंने कहा कि भाई ये मसला हो गया, अब इस तरीके से मैं क्या करूँगा। उसने बोला कि यार तुम एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मैंने बोला नहीं मुझे तो इलेक्ट्रिकल चाहिए। कहते नहीं तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लो। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सीट्स उस वक्त ओपन हो चुकी थी, मतलब वहाँ पे लोग एडमिशन लेना स्टार्ट हो गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एडमिशन हो गया। अच्छा, अब घर में आके बिल्कुल माइंड बना हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिकल का, घर में आके बताया सारी चीज़ें। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाकर दोबारा मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर के अंदर, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट नहीं था। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जब फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट आया, तो उस वक्त मेरी जो GPA वो 2.14 आई। 2.14 आई, जाहिर सी बात है जब तक आपका किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता तो उसमें आप नहीं आगे चल सकते। देन फिर एक मेंटोर मुझे मिले, उन्होंने काफ़ी मेरी मेंटोरिंग की। उन्होंने कहा कि ठीक है, लाइफ में जब अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो बिलीव है। तो कहते हैं आप इसी फील्ड को परस्यू करो। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना स्टार्ट की। सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट आया, फिर 2.33 GPA। अब CGPA मेरी 2.2 के अराउंड आ गई। मैंने कहा आई थिंक मैं शायद इस फील्ड के अंदर परस्यू नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर कुछ फ्रेंड्स मुझे ऐसे मिले, उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद मुझे बस अब यही चीज़ है, तो आपने इसी को लेके आगे चलना है। फिर इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया, चीज़ों को पढ़ता चले गए। तो फिर एक बात समझ में ये आ गई कि इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसमें। मतलब उन्होंने मुझे ऐसी कुछ चीज़ें बताई इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, कुछ फ्यूचर स्कोप बताया और ये तमाम चीज़ें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मुझे नहीं मिली तो मैं शायद लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। खैर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करते करते कोई थर्ड सेमेस्टर के बाद GPA इंप्रूव होने स्टार्ट हुई। कुछ कोर्सेज मैंने इंप्रूव करना स्टार्ट किए जब उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जब मैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर आया, वहाँ पर जाहिर सी बात है और सीनियर्स ने मुझे बोला, कहते हैं यार तुम किसी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर ना काम करो। तो उस वक्त मुझे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम की फील्ड बहुत अच्छी लगी, PLCs वगैरह। उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, तब से काम करता आया। फिर और आगे जाके इंटर्नशिप करने के बाद मैं पास आउट हो गया। मतलब पास आउट होने के बाद मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो जॉब भी की। फिर उसके बाद टीचिंग का तो मुझे शुरू से शौक बस ये करने था। तो 2016 के अंदर ही मैंने NIT यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टार्ट कर दी। ज़ाहिर सी बात है मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और वो एकदम से आप चेयर के उस तरह बैठ के एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हो और आप सामने खड़े हो गए। ज़ाहिर सी बात है आपकी जो नॉलेज लेवल होता है वो भी उतना नहीं होता, क्योंकि जस्ट आपने बैचलर्स किया होता है। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मुझे हर्डल्स आई, चीज़ें सीखने का बहुत मौका मिला। ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल 100% तो मैं अब भी नहीं हूँ। बस ये है कि सब्जेक्ट नॉलेज जो था उस पर बड़ी मेहनत करते थे। कुछ फीडबैक आ जाता था, मतलब मैं जो स्टूडेंट से फीडबैक लेता था वो जो मुझे कुछ वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करते थे। ये तो का हर्डल्स वगैरह आती गई। तो फिर मैंने उसमें से एक लाइफ ये सीखा कि आपका जिस काम में इंटरेस्ट होता है आप वो काम बहुत अच्छे से करते चले आते हैं। तो सर आपने पहला फेलियर तो मेरा यही था। तो सर आपने इससे ये क्या सीखा कि अगर आपको आपका नहीं मिल रहा, मतलब कि चीज़ जैसा आपका पैशन था इलेक्ट्रिकल, तो फिर आपने कैसे एडजस्ट कर लिया? तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, आजकल की जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे कि अगर उनको नहीं मिल रहा उनका पैशनेट या कुछ भी जो वो चाहते हैं, तो फिर हमें कैसे इंटरेस्ट इन्वॉल्व करना चाहिए आगे की फील्ड में? देखें, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आने के लिए ना मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, NIT यूनिवर्सिटी में तो जाहिर सी बात है एक ख्वाब ही था। तो मुझे मेरी अम्मी बताती हैं कि एक दफ़ा स्टॉप पे हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक NIT यूनिवर्सिटी का पॉइंट रुका और वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स निकले। तो मेरी अम्मी के मुंह से उस वक्त ये बात निकली कि इंशाल्लाह कल मेरा बेटा भी उसके अंदर जो है वो जाए, उसमें अंदर एडमिशन लेगा और वहाँ पे जाके पढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैं अपने माँ बाप का सपना भी एक तरीके से मैंने पूरा किया। हालांकि अगर मैं इंटर के बाद की बात करूँ तो इंटर के बाद आप यकीन करो कि मुझे एक और मर्चेंट नेवी, अगर आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना हो, KPT, तो मैं वहाँ भी 6 महीने तक इंटर के बाद वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की। जाहिर सी बात है मुझे पाकिस्तान फोर्सेस के अंदर भी सर्व करने का काफ़ी शौक था, और क्योंकि मेरी आई साइट बहुत वीक है तो मैं शायद उस क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करता। तो
एक तो ये था कि अब एनआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन तो हो गया, अब उस फील्ड में नहीं हुआ जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके अंदर मैंने इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया? मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट की, मैंने लोग एक्सपीरियंसेस करना सुनना स्टार्ट किए, फिर उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे हर्डल्स को जो है वो टैकल करने के बाद सक्सेसफुल हुए। फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जो आपके पास मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, जो आपके पास सक्सेस स्टोरीज के ऊपर बुक्स होती हैं, जो कि ट्रू होती हैं उसमें तमाम स्टोरीज, तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट की। वो फिर मैं अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करता चला गया। फिर मैंने किताब पढ़ी, उस किताब ने शायद मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। उस किताब का नाम था फाइंड योर वाई। फाइंड योर वाई के नाम से वो किताब थी, साइमन सैनिक की। उसके अंदर लिखा था कि वट एवर यू डू इन योर लाइफ योर वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपको ये पता ना चाहिए वाई यू आर डूइंग दिस। इसके अंदर मैंने उसी के अंदर मैंने एग्जाम्पल पढ़ी थी। उसने कहा था कि सपोज दैट कि आप एक बिल्डिंग के पे खड़े हुए हो, बल्कि बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था कि भाई अगर हम आपसे कहें कि आपने एक रोड, मतलब एक स्ट्रीट है, आपने एक रोड क्रॉस करके जाना है, तो आप क्या आसानी से कर लोगे? कर लेंगे भाई, चलते हुए चले गए। कहते फर्स्ट करो अब आपको एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर दिया, सही है, और सामने वाली बिल्डिंग पे आपने जाना है, बीच में सिर्फ जो है वो एक मैट्रेस जो होता है, मैट्रेस बीच में रख दिया और उसको बस रोप से बांध दिया, आपने उस पर चलते हुए जाना है, तो आप चले आओगे? मैंने कहा दिमाग खराब थोड़ी, क्यों जाएंगे इस तरीके से? तो फिर उसने बोला कि फर्स्ट करो कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई और वहाँ पे आपका कोई अजीज है, तो अब आप जाओगे? मैंने कहा तो जाहिर सी बात है, अब तो जाके उसको बचाना है ना, ये एग्जाम्पल उसके अंदर है, जाहिर सी बात है अब जाके उसको बचाना है। तो इस पूरी कहानी के पीछे क्या था? वाई। तो वट एवर यू डू इन लाइफ योर वाई शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि आप ये क्यों कर रहे हो। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है? इंटरेस्ट ऐसे डेवलप होता है कि हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अप्रिशिएट किस तरह नहीं किया जाता कि भाई अगर ये लड़की है, अगर ये लड़का है, तो उसके लिए ये फील्ड अच्छी नहीं है, लड़की के लिए फील्ड अच्छी नहीं है। फील्ड सबके लिए ओपन है। अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है कि इसमें लड़का भी एडमिशन ले सकता है, लड़की भी एडमिशन ले सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन फील्ड्स का स्कोप है। स्कोप हर फील्ड का होता है, स्कोप हर फील्ड का होता है। अगर आप ये कहते हो कि आज जो है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो आगे जाके मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो आप तो अभी से ही बातें सोच रहे हो। जो आप सोचोगे आपको मिलता है। इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर सिनारियो में देखते हो कि भाई आज से 4 साल के बाद इसका स्कोप क्या होगा। अभी मिसाल के तौर पर आप लोग शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो आप, और आप लोग 6 सेमेस्टर के 1 साल के बाद जो है आप लोग पास आउट कर जाओगे, तो 1 साल के बाद आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप क्या होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आप उस चीज़ को पहचानो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर तो ये होता है ना कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में ये नहीं कर सकता, इंडस्ट्री की रियलिटी कुछ और है। तो इंटरेस्ट डेवलप करने की एक और चीज़ थी कि हमारे पास जितने भी इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट थे उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक चीज़ पे आई कि भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसके पीछे आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप लोगों ने अपने इंजीनियरिंग के जो भी सर्किट्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट आपका वैसे डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इंटरेस्ट डेवलप किया, और आप लोग भी इस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर बिलाल। मेरा क्वेश्चन सर हमाद मुनामी से है कि सर आपने अपनी लाइफ में अपने पैशन के साथ प्रोफेशन को चूज किया? अच्छा जी, तो जवाब देखो इतना आसान नहीं होता कि हाँ या ना में दे दिया जाए जवाब। तो यही जब मुझे बताया गया तो मैंने कि फिर जो है कुछ रात को मैं ऐसे ही बैठा था, आई थिंक 12 बजे तक तो लोड शेडिंग रही थी कल, थैंक्स टू के इलेक्ट्रिक। उसके बाद फिर जो है मैं बैठा और मैंने कुछ पॉइंट सोचे कि भाई कल एक टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक के बारे में बस मुझे इतना ही पता था कि आपकी जो जर्नी है उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए और फेलियर आया या नहीं आया, तो वो जर्नी आपने शेयर करनी है स्टूडेंट्स के साथ, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हो सकते हैं या जो है जो अभी पढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हमारी इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले तो यही बात मैं कहूँगा कि जो टाइटल है थोड़ा सा स्टोरी बिहाइंड सक्सेस, तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि जो वर्ड सक्सेस है, कुछ दिनों पहले ये आजकल तो फेसबुक वगैरह पे भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशनल पोस्ट आती हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा डिफरेंस था, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कामयाब होना और मुतमईन होना। ये वहां पे मुझे पता चले ये चीजें दोनों अलग अलग थी, और फिर इसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा तो एक चीज उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई थी, जो सक्सेस है या एक बंदा सक्सेसफुल है
या नहीं है, ये डिसाइड उसको देखने वाले लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो गेज कह लें या पैरामीटर कह लें सक्सेस को देखने का, वो क्या रख लिया है लोगों ने, वो रख लिया कि इसके पास पैसा कितना है या ये फेमस कितना है। ज्यादातर लोगों के ध्यान में यही आता है। अगर किसी से पूछा जाए कि अगर तुम किसी बंदे को कह रहे हो ये सक्सेसफुल है, तो वो यही कहेंगे कि यार इसका पैसा बहुत है और ये फेमस बहुत है। दूसरी चीज ये होती है कि मुतमईन, क्या वो शख्स मुतमईन है भी या नहीं, कि एक सक्सेसफुल आदमी मुतमईन हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोग, जैसे यही बात हुई थी जो तुमने पूछा कि पैशन और प्रोफेशन आपका वही हुआ या नहीं हुआ, या मजबूरी की वजह से आपको पैशन छोड़ना पड़ा, प्रोफेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ गया, तो ये चीजें अब इसी चीज पे आ जाती हैं जो कश्मकश चल रही होती है ना बंदे की, कि वो सक्सेसफुल तो हो गया लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ। तो एट द एंड जब आप एक खास एज पे पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग यंग हो, अभी तुम लोग को शायद यही लगता है कि जो सक्सेसफुल है वही सेटिस्फाइड है, तो जब थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगे, मैं भी अपनी यही बात कहूंगा कि 30 साल से पहले का हम्माद मुनामी कोई और था और 30 साल के बाद का हम्माद मुनामी कोई और हो गया। उसकी जो सबसे जो मेन रीजन थी वो बेसिकली एक फैक्टर था कि एम्पैथी का, ठीक है। जब आपके अंदर एक एम्पैथी का फैक्टर डेवलप होता है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप अपनी इस एम्पैथी के फैक्टर को अपनी टीचिंग जो लाइफ है मेरी चल रही है उसमें भी, या मेरा जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें मैं इंक्लूड करूँ। एम्पैथी ये चीज होती है कि कोई भी बंदा जिससे आप बात कर रहे हो या आपका स्टूडेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में है, और अगर आपको उन सर्कमस्टेंसेस में रख दिया जाए या आपको उसकी जगह रख दिया जाए, तब आपके क्या फैसले होंगे और तब जो आप डिसीजन लोगे वो क्या लोगे। तभी आपको जो सामने वाले स्टूडेंट जो बात कर रहा है उसकी बात समझ में आएगी, तभी उसके डिसीजन समझ में आएंगे वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं टॉपिक पे थोड़ा सा, अगर जो होस्ट हजरात हैं या जो जिन्होंने ये मीटिंग रखी है वो बुरा न माने, तो थोड़ा सा मैं यही कहता हूँ जो सक्सेस है ना, अभी से मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा कि तुम लोग बेसिकली इंस्टाग्राम पे किसी बंदे को देखते हो या फेसबुक पे देखते हो, ट्विटर पे देखते हो, लिंक्डइन पे देख लेते हो, बहुत कुछ उसने अपने रेफरेंस पे लिखा हुआ है, या हमेशा में यही होता है कि इंट्रोडक्शन पे बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है कि ये पूरा एक जो है आपको अपनी अचीवमेंट बतानी पड़ती है। अब जिसके पास बताने के लिए ना हो वो बेचारा अब क्या करे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में माइट भी अचीवमेंट हो ही ना, वो कभी फर्स्ट नहीं आए हो, लेकिन आप देखेंगे वो बड़े मुतमईन, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट आते रहे, अब उनके साथ मसला हो जाता है कि अब वो फर्स्ट नहीं आएंगे तो उनकी समझो एक दफा वो सेकंड आ गए तो जिंदगी में बड़ा मसला हो जाएगा। दूसरा सवाल जो सुन रहे हैं, खासतौर पे मैं होस्ट से ये अगर पूछ लूं कि आप लोग जो भी अभी चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स है, फर्ज करें कोई आपके पास जेनी आ जाए, कोई आ जाए, वो सब कुछ आपको दे दे जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जितनी आप वेल्थ चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी ड्रीम है, आप कल सुबह उठे वो सब कुछ आपके पास हो, फिर आप क्या करेंगे? सर मुझे नहीं लगता फिर हम किसी और चीज के लिए फिर और ड्रीम करेंगे तो सब कुछ हमारे पास होगा। मकसद क्या रह जाएगा जिंदगी? ठीक है, का कोई मकसद ही नहीं रहेगा हमारे पास, हम जिस चीज का पीछे भाग रहे हैं वो हासिल करेंगे। कि आप अपने मकसद के पास जाते हैं और मकसद को थोड़ा अचीव करते हैं। पूरा एक साथ अचीव कर लिया वो भी एक बड़ा मसला हो जाएगा कि यार ये अचीव कर लिया, अब आगे क्या करें। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली मैं काफी उसकी मूवी का अपने स्टूडेंट्स को बताता भी था, बल्कि तुम लोग को भी बताया था। एक एक्टर जो है इंडिया का रिसेंटली, अब उसने सुसाइड किया या जिस तरीके से भी उसकी डेथ हुई, इंक्वायरी चल रही है सुशांत सिंह की, तो उसका भी एक इंटरव्यू था, उससे भी यही पूछा कि वो काफी गरीब घराने से आया था, फिर उसने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, तो उसने भी यही बोला कि जब कोई चीज मिलती नहीं थी तो ऐसा लगता था कि यार ये सब कुछ है, ये नहीं मिली तो बंदा रह ही नहीं सकेगा इसके बाहर। जैसे जैसे वो मिलती गई, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, उसके बाद लगा कि भाई ये कोई वैल्यू नहीं रही उसकी। इसी तरह भी मेरी फर्ज करो प्रमोशन होती है, तनख्वाह डबल हो जाती है, कुछ दिनों के लिए तो मैं बड़ा एंजॉय करूंगा, यार अब तो मजे आ गए, काम मुझे इतने मिलते थे, मुझे डबल सैलरी मिल रही है, तो भाई बड़ा अच्छे से लाइफ गुजरेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही, 15-20 दिन बाद रियलाइज होगा कि, या 15-20 दिन बाद नहीं तो 2-3 महीने बाद रियलाइज होगा कि यार हम तो दोबारा वहीं पे आके खड़े हो गए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको अगर सारी चीजें मिल जाए, तो ये जो हम सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं ना यार, आपको बहुत सारे लोग, तो हमेशा मैं लोगों को ये कहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन को प्रेफर दो, कि कौन सी चीज ऐसी है कि आपको जो सेटिस्फाई करे, जो आपको मुतमईन करे। और प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो दुनिया है ना, वो आजकल दिखावे वाली बहुत ज्यादा हो गई है। कोविड-19 का एक बहुत बड़ा फायदा औरों के साथ भी होगा, मेरे साथ भी यही हुआ
कि भाई ड्यूरिंग कोविड-19 पूरा जो टेन्योर गुजरा है, कोई मैंने खास शॉपिंग नहीं की। मतलब फूड एक इम्पॉर्टेंट चीज रही, फूड गायब हुआ बस इसका डर लगता था। इसके अलावा जो है कपड़ों की कोई टेंशन नहीं, परफ्यूम्स का एक कलेक्शन था मेरे पास, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहा, कोई इसमें से यूज ही नहीं हुआ है। वरना मैं यही देखता था कि 2 महीने में परफ्यूम की बॉटल खत्म हो जाती थी, वो पूरी भरी हुई रखी हुई है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज होती है कि कुछ लोग सैलून वगैरह फीमेल हो या मेल भी बहुत ज्यादा जाते हैं। फिर वो पता चला कि यार बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के लिए कर रहे थे, अपनी जात के लिए वो काम हम कर ही नहीं रहे थे। तो बाद में पता चला कि यार सही बात है, अगर हम सिर्फ ये देखें कि अपनी जात के लिए क्या करना है। इसलिए तुम देखोगे जो बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं वो बड़े सादा तरीके से आए हुए होते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। तो यही चीज मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा अगर जो है मैंने जो अपना टारगेट किया कि वो मेरा टारगेट है सेटिस्फेक्शन। आपके पास पैसा बहुत आ जाए, आपके पास दूसरी चीज बहुत आ जाए, लोग हमेशा यही बोलते रहेंगे नहीं यार ये चीज तुम्हारी कम है, फिर आप उसके पीछे भागने लग जाओ। तो सबसे पहले आप अपनी जात को आइडेंटिफाई करें कि आप क्या चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर, हमेशा जब भी आप चाहते हैं कि एक अच्छा माशरा बने, आप एम्पैथी के फैक्टर को जरूर जहन में रखें कि यार एक बंदा जिस सिचुएशन में है, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका कुलीग हो, चाहे आप का सोशल नेबर वगैरह हो, आप ये जरूर देखें, या वो आपसे लड़ भी रहा हो तो आप ये देखें कि माइट भी उसकी कंडीशन ऐसी हो जो उसको शायद, मैं भी इस कंडीशन में होता तो उससे बर्स्ट करता। ठीक है, थोड़ा सा अब मैं यही बात करता हूँ कि जिस तरीके से एक सर बिलाल ने भी बताया, तो सर मैं एक चीज कोशिश ऐड करूंगा सर अम्माद जी। सर मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि जाहिर सी बात है, यू आर द मोस्ट सीनियर देन मी, और आपने हमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर मेंटोर किया है। मतलब सर अम्माद मुनामी मेरे डायरेक्ट टीचर तो वो नहीं रहे, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें इनसे भी सीखी हैं। वो फील्ड से रिलेटेड भी चीज़ें, और जाहिर सी बात है वो कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड भी हैं। तो हम क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो एक बात तो ये थी कि जैसे अभी सर अहमद ने कहा था कि भाई पहले वाले मुनामी में और 30 साल के बाद मुनामी में फ़र्क है। तो जब एनर्जी लेवल की तमाम चीज़ें की बात यहाँ पर होती है ना, कि एनर्जी लेवल आपका 20 साल की उम्र में कुछ और होता है, 24 साल की उम्र में कुछ और होता है, फिर इस तरह आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती चली आती हैं। अच्छा, सक्सेस से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊँ कि सर अहमद ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड करूँगा कि हम सक्सेस को इस तरीके से देख रहे होते हैं कि हम अपने आप को कभी पहचानते ही नहीं है कि भाई हमारा इंटरेस्ट क्या है या हम इस फील्ड के लिए बने हैं नहीं। हम हमेशा दूसरों को अपने आप से कंपेयर कर रहे होते हैं। इंसान का मुकाबला किसी दूसरे से नहीं है, इंसान का मुकाबला अपने आप से है। अगर आपका कल आपकी आज से बेहतर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप से कम्पीट ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसकी मिसाल इस तरीके से है कि भाई अब आपने 18 साल की उम्र में एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया और आपने 4 साल के बाद ग्रेजुएट कर जाना है। तो अगर आप 4 साल के बाद उसी फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी रेलिगेशन हो रही है या फिर बैक आते जाते, तो इसका मतलब इम्प्रूव कर ही नहीं रहे ना। तो कंपटीशन आपका अपने आप से होगा। एक चीज़ ही होगी। दूसरी चीज़ ये होगी, सक्सेस को लोग इस तरीके से देखते हैं कि हम ये देखते हैं यार उस फलाने बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, वो इस पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो है वो एक यू कैन से दैट मैनेजर की पोस्ट पे लग गया और वो 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए पैसे कमा रहा है, तो यार मुझे भी ये फील्ड करना चाहिए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरों को देख के अपना प्रोफेशन चूज नहीं करते। जाहिर सी बात है, फ्यूचर स्कोप देखते हैं, फिर आप अपनी जगह उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे से अक्सर लोगों की मतलब ये शिकायत रहती है, जाहिर सी बात है कि मैं भी कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आया। मैंने भी चीज़ें इस दुनिया के अंदर आके सीखी और स्टिल जैसे सर अहमद ने कहा था ना भी तमाम चीज़ें आपको मिल गई तो फिर आप क्या करोगे। भाई मेरे हिसाब से तो यही होता है कि अगर आपने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया फिर आपके पास कुछ करने को रहा ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ इसमें तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिकायत की जहाँ तक बात है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ रियलिटी के ऊपर। आप लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, अभी मेरे ख्याल में आप ही के साथ ही इस सेमेस्टर के अंदर भी मैंने आपके साथ एक सेशन किया है या आपको कुछ लैब्स वगैरह मैंने कराई हैं। और ज़ाहिर सी बात है मैं तो वैसे ही बड़ा बदनाम हूँ वाइवा एग्जाम लेने पे। तो वाइवा एग्जाम का सिर्फ मकसद होता है वो होता है लर्निंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी भी जाकर काम कर रहा होता तो मुझे यहाँ पे रियलिटी पता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाओ, आपके माइंड के साथ कोई मैनिपुलेट नहीं करे। यस्टरडे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, कहते सर आप गलत सवाल भी इतने कॉन्फिडेंस से पूछते हैं कि हमें लगता है वो सवाल ठीक है, और वो गूगल के ऊपर सर्च भी करने चले आते हैं। तो उसमें यही बात है ना कि अगर मैं आपके माइंड के साथ खेल सकता हूँ तो जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपके माइंड के साथ बहुत सारे लोग खेल सकते हैं।
ठीक है। तो सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप उस फील्ड के अंदर क्या कर सकते हो। मैं तो इसमें जो है वो ये बात मुझे ऐड करनी थी कि आपने अपने आप को देखना है और कंपटीशन आपका अपने आप से, ठीक है। और कंपटीशन अपने आप से कैसे होता है, अपने आप से ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर ये अक्सर लोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर लगा देते हैं। आपने कभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर किसी दूसरे के साथ लगाई? नहीं ना। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल लूँ कि 2000 पता आप लोग ने शायद मुझे देखा भी, 2017 के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट था और इस तरीके से ना, तो मैंने बोला दूसरों को देख के मैंने अपना वजन कम नहीं किया, मैंने वजन अपने आप को देख के अपना वजन कम किया। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर अपने आप से कंपेयर की, मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर किसी दूसरे से कंपेयर नहीं की। स्टिल मुझे ऐसा लगता था उन पिक्चर को देख के कि यार इस वाले बिलाल में और इस वाले बिलाल में अभी भी थोड़ा सा जो है वो मार्जिन है, तो अभी भी इसको इम्प्रूव करने की जगह है। तो कंपटीशन आपका अपने आप से होता है, किसी दूसरे से नहीं होता। तो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। हाँ, अपने आप को आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो, आइडियाज एक्सचेंज दूसरे से कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि यार इस फील्ड में वो सक्सेसफुल है तो मैं भी हो जाऊंगा। नो, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टीचिंग के अंदर आकर जो है वो तकरीबन 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो ही गया ऑलमोस्ट, कि मैं टीचिंग के अंदर अपना करियर परस्यू कर जाऊंगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो फील्ड अच्छी लगी। फिर दूसरा मकसद उसमें ये था कि यार मुझे इंडस्ट्री के अंदर भी काम करना था। तो फिर इंडस्ट्री के अंदर काम रहकर मैं कैसे कर सकता था, मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी, जिसमें मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से मैंने डिफरेंट जगहों पे जाकर ट्रेनिंग्स भी कराई, जिसमें एक मेरान शुगर मिल है, वहाँ भी मैं चला गया। वहाँ भी जाकर मैंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करना स्टार्ट किया। तो टीचिंग में रहते हुए भी मैंने अपनी जगह इंडस्ट्री के अंदर स्टिल बनाई हुई है। तो आप प्रोफेशन भी चूज करें, ठीक है, और उसके साथ अपने पैशन को भी लेके चल सकते हैं। तो कंपेयर आपने हमेशा अपने आप को अपने आप से ही करना है। आप 2020 का लेट से अगर उमर नूरानी की बात करूं तो 2020 का उमर नूरानी 2021 के उमर नूरानी में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। आप 6 सेमेस्टर के बाद आगे जाओगे तो आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज 6 सेमेस्टर तक की होनी चाहिए। तो मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ और ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल। अगर आप लोग मेरे से पूछे ना कि सक्सेसफुल हैं आप अपनी फील्ड के अंदर, इफ़ आई एम नॉट क्विटिंग माई जॉब एंड स्टिल आई एम परस्यूइंग दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब इस काम करने में मुझे, मतलब ये जो मैं भी काम कर रहा हूँ लाइक से टीचिंग की साल, तो मुझे बड़ी मतलब खुशी भी मिलती है और मतलब होता है कि भाई नहीं, स्टूडेंट्स को सिखाना है। हाँ, थोड़ा सा टफ टाइम मैं ज़रूर देता हूँ स्टूडेंट्स को वाइवा में, लेकिन उसका मकसद सिर्फ लर्निंग है। ये मैं आप लोग से हमेशा बात करता रहता हूँ। आई होप आप लोग ने उसमें से कुछ सीखा भी होगा। हाँ, नेगेटिविटी भी मुझे फेस करनी पड़ती है उनकी तरफ से, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे अपनी लाइफ में जो करना होता है ना, मैं अपनी लाइफ के अंदर वो कर जाता हूँ, बगैर इस चीज़ को सोचे समझे कि दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया तो बोलती रहेगी। तो मैं तो बस सिर्फ इतना ही बोलूँगा, बाकी सर अम्माद इसमें अगर कुछ ऐड कर दे तो। अच्छा, थैंक यू सो मच सर बिलाल, बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। तो मैं बेसिकली जो बात स्टार्ट करना चाह रहा था वो ये था कि आप एक्सपीरियंस की तरफ आ जाते हैं ना, कि ज़िंदगी कैसी गुजरी आपकी, जो इतने साल आपने गुजारे हैं। या सिंपल एक जनरलाइज बात मैं करूँगा, और मैं अगर स्टार्ट इस तरीके से करूँ, और अगर कोई लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का या अपर क्लास का ये बात मेरी सुन रहा है तो माइंड ना करें, लेकिन एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो आप नोट करें तो मिडिल क्लास की होती है। मिडिल क्लास के पेरेंट्स दे रहे होते हैं सबसे ज़्यादा एजुकेशन के, उनकी प्रायोरिटी में सबसे हाई होता है कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, उसी के लिए वो पैसे जमा कर रहे होते हैं, उसी के लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। और अपर क्लास में पता होता है कि भाई बिजनेस है और बैक पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारा बच्चा चल जाएगा अगर एजुकेशन ना भी हो। लोअर क्लास में या बाहर भेज देंगे, इस तरह कर देंगे। लोअर क्लास में उनका होता है कि छोटी एज से बच्चा कमाना शुरू करते हो, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मिडिल क्लास में ज़्यादातर ये होता है कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, कि ये कुछ बन जाए और कमाना शुरू करे, और कमाने के साथ साथ इज्जत भी इसको मिले, सही है। यानी जो पेरेंट्स है उससे आगे जाए। और ये याद तुमने 3 इडियट में भी देखा होगा कि उन्होंने एक सीन दिखाया था कि अगर बेटी पैदा हो तो डॉक्टर और बेटा पैदा हो तो इंजीनियर। खैर अब तो थोड़ा सा जेंडर का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि बचपन से ही जो बच्चा बेचारा पढ़ रहा होता है, थोड़ा सा मैं सिनेरियो सबका बताऊंगा ना,
और वो तुम लोग भी इस चीज से एग्री करोगे और जो लोग सुन रहे हो वो भी एग्री करेंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। अब जो बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा होता, पहले तो भाई उसकी बड़ी कुट छुट लगती है, सब कुछ होता है, कोशिश की जाती है वो पढ़ाई की तरफ आ जाए, लेकिन वो नहीं आता तो पेरेंट्स की तवज्जो उस पर कम हो जाती है और उस बच्चे पे ज्यादा हो जाती है जो पढ़ाई पे फोकस कर रहा होता है। ठीक है, जो बेचारा पढ़ रहा होता है उसको थोड़े बहुत अपने पैशन भी मारने पड़ते हैं। यानी अगर वो खेलने के लिए जा रहा है उसको कहा जाएगा नहीं तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम्हारी पोजीशन आ सकती है। यानी उसी बच्चे के ऊपर काम किया जाता है जिससे तवक्कुआत होती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और उसका एक नुकसान क्या होता है, बच्चा बड़ा होते 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 इंजीनियरिंग तक में एडमिशन ले लेता है। बहुत ज्यादा अगर कराची के लोगों का, जो कराची के इंजीनियर्स का ड्रीम होता है या इंटरमीडिएट के बच्चे का ड्रीम होता है एनईडी में एडमिशन लेना होता है, वो वहां पे भी पहुंच जाता है। लेकिन अब जो मसला आता है, ये चलो इंजीनियरिंग भी कर लेता है, अब मसला ये आता है, वो ये आता है, और आप लोग उससे एग्री करोगे, जो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है ये नहीं बन पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके सारे डिसीजन तो पेरेंट्स ने लिए होते हैं। इवन अगर मैं बात करूं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नर्ड की एक टर्म यूज की जाती होंगी, वैसे काफी वल्गर टर्म है ये, तो उनके लिए बेसिकली होता क्या है कि वो बेचारे अपने बाल कटवाने का डिसीजन या अपने हेयर स्टाइल का डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते। लड़कों की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे दौर में होता यही था कि एक खास हेयर कट होता था जिससे पहचाना जाता था कि यार ये बच्चा पढ़ने वाला होगा। वो क्या होता था कि फौजी कट या कटोरा कट, कि आप कुछ को याद हो, जो मेरे जनरेशन के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि वो एक फौजी कट, यानी बीच में सेंटर में थोड़े से बड़े बाल, मुझे इस वाली बात से आपके हेयर कट वाले बात से एक बात याद आ गई। yesterday I was having a discussion with my colleague regarding this and you know who was he। तो उनसे मैं यही बात कर रहा था ना कि जैसे भी आपने बोला कि भाई बाल कटने डिसीजन, तो एक जमाने के अंदर आई यूज्ड टू कीप लॉन्ग हेयर्स, मतलब मेरे तकरीबन शोल्डर से नीचे तक लंबे लंबे बाल कर लिए थे। तो वो बिल्कुल ठीक है, वो मैंने अपनी मर्जी से किए थे, लेकिन माय मॉम डजंट मतलब डिड नॉट अलाउ मी टू डू। तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो मुझे एक नाई की दुकान पे लेके गए, उन्होंने बोला कि आओ तुम्हारी इसको कटिंग वगैरह अच्छी कुछ करवा देते। तो उन्होंने नाई को पीछे से इशारा किया कि यार इसके बाल काट दो, तो उसने मतलब बाल सारे काट दिए। तो मतलब वहां पर जाकर ना एक अजीब सी ना मतलब एक फीलिंग आती है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये जो आपने जो भी ये वाली बात की है ना, मुझे उससे वाली बात याद आई कि ये मेरे साथ भी ये मैंने एक्सपीरियंस फेस कर चुका है, मतलब फेस मैंने किया है ये वाला एक्सपीरियंस। तो आपकी वाली बात ठीक है, कुछ डिसीजंस हमारे अपने भी नहीं होते। हम जाहिर सी बात करने का मकसद यही था कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, पेरेंट्स भी शायद ये प्यार में या उनकी मोहब्बत होती है, वो ये चीज थोड़ी भूल जाती है कि हम जो एक और टर्म यूज होती है मम्मी डैडी जो बना रहे हैं बच्चे को, ये आगे जाके उसके काम आएगा ही नहीं आएगा। और इन केस खुदा ना खास्ता बच्चा अपनी इंजीनियरिंग के दौरान है 20 साल या 22 साल का होता है और उसके सारे डिसीजन आपने लिए, खुदा ना खास्ता पेरेंट्स में से ही किसी की डेथ हो गई, यानी जो फर्ज करें फादर सारे डिसीजन लेता था बेटे के, तो उन्हीं की डेथ हो गई। अब वो बेचारा बच्चा क्या करेगा? अब तो बिल्कुल समझे वो उसका तो दिमाग ही बिल्कुल उलट जाएगा कि मैंने कभी भी अपने डिसीजन नहीं लिए। यही रीजन होता है कि जब वो जॉब पे जाता है कि मैंने ये, बाद औकात आपको एक से ज्यादा जॉब ऑफर हो जाती है, बाद दफा नहीं होती, वो भी एक सर्कमस्टेंसेस है बड़े बुरे, लेकिन जो है एक से अब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा होता कि मुझे ये जॉब करनी है, कौन सी जॉब करनी है, या फिर मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। आजकल ये भी बड़ा फोर्सफुली लोग कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योर बने, और ये वो बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन आज का ये टॉपिक नहीं है। कभी अगर मौका मिला तो इस पे भी हम बात करेंगे कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो किनको जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए तो किनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, और मौका मिला है तो होपफुली जो स्टूडेंट है और जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स हैं जो आगे जाके भी जाहिर है अपनी फैमिली रन करेंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज जो है मेरे जहन में कल रात को, मेरे जहन में तो नहीं, एक थ्योरी है। एरिक एरिक्सन साहब थे, एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने यानी शुरू की उनकी जिंदगी जर्मनी की थी, बाद में अमेरिका चले गए थे। फिर सिगमंड फ्रॉइड भी एक साइकोलॉजी का बड़ा नाम है, उनके साथ और उनकी डॉटर के साथ वो काफी अर्से रहे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था जिसकी वजह से उनको याद रखा जाता है, वो आइडेंटिटी कंफ्यूजन, यानी मेरी शनाख्त है क्या या मेरा रोल कंफ्यूजन, मेरा रोल क्या है माशरे में। ये जो है उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक थ्योरी दी थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि बेसिकली उन्होंने दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन, ऑफ अ पर्सन, और उन्होंने 8 डिफरेंट स्टेजेस बताए थे एज के हिसाब से, और वो बेसिकली उसका कौन इन स्टेजेस में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल कौन होता है। तो ये जो 8 स्टेजेस हैं, ये मैं थोड़ा सा बहुत लाइटली सा डिफाइन भी करता हूँ, इसको डिटेल में मैं कहूंगा कि खासतौर पे जो पेरेंट्स हैं
और न्यूली पेरेंट्स हैं वो लाजमी इस चीज को देखें, या जो मैं बात कर रहा हूँ वही सुने, या आगे जाके जाहिर है सबने अपनी फैमिली बनानी होती है, या जो स्टूडेंट है वो भी इस चीज को अगर नोट करें तो ये बहुत जबरदस्त थ्योरी उन्होंने पेश की थी। ज्यादातर तो ये थ्योरी जाहिर है वेस्ट की तरफ है, वेस्ट के कल्चर पे ज्यादा इंप्लीमेंट होती है, लेकिन अब क्योंकि दुनिया थोड़ी सी ग्लोबल हो गई है तो हम भी जो है इस तरफ आए। तो मैं अगर उनकी थ्योरी की तरफ बात करूं कुछ, तो उन्होंने कुछ चीजों को जो है डिफाइन किया था कि एज के हिसाब से किस किस एज में आपके पास जो है कौन से स्टेज पे होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो पहला जो समझो कि एक तरीके से हम कह लें कि बच्चा लर्निंग किस तरीके से करता है, और साइको सोशल का मतलब ये है कि उसकी नफ्सियात किस तरह डेवलप हो रही है, प्लस उसकी सोशल वैल्यूज या माशरे के साथ जो वो अपना एक रिलेशनशिप बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के 1.5 साल तक, पैदा होने से लेकर 1.5 साल तक उसके अंदर जो सबसे पहली चीज डेवलप हो रही होती है नफ्सियाती तौर पे भी और माशरती तौर पे, वो होती है ट्रस्ट या मिसट्रस्ट। उसने भरोसा करना है या उसने अगर या मिसट्रस्ट करना है या डरना है, सही है, या तो उसने भरोसा करना है। अब इसमें सबसे जो करीबी रोल होता है उसके पेरेंट्स का होता है, उसकी वालदा का होता है मोस्ट, अगर मैं इसको ज्यादा नैरो होकर डिफाइन करूं तो इसमें होता क्या है कि अगर एक बच्चा रो रहा है और वालिद वालदा बड़े अच्छे से उसकी टेक केयर करते हैं, तो वो ये देखेगा उसका ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा अपनी मदर के तरफ, अपने फादर की तरफ। फिर जो दूसरे लोग भी होंगे इर्द गिर्द के, उस पर भी उसका ट्रस्ट डेवलप होगा कि हाँ अगर मैं रोता हूँ तो मुझे एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, मुझे आके टैकल किया जाता है, कडल किया जाता है। और अगर जो है पेरेंट्स उसके इस तरीके से होंगे, चुप हो जाओ क्यों रो रहे हो, कुछ पेरेंट्स भी इस तरह कर देते हैं, या कुछ जो है आसपास के लोग होते हैं वो अगर उसको डांटना शुरू कर दें, हालांकि ये 0 से जो 1.5 साल की जो आपकी एज होती है, यहाँ पे डांटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों। तो यहाँ से उसका फेयर का जो है एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना, वो डरना शुरू हो जाता है लोगों से, वो अपने पेरेंट्स से डरने लग जाएगा, वो सबसे डरने लग जाएगा। तो यहाँ पे यही बात है कि आपने उसका जो ट्रस्ट, जो भरोसा करने का है ना, आगे जाके उसमें ये ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। और ये अगर आप पेरेंट्स से पूछ लें, कितने पेरेंट्स को ये बात पता होगी, नहीं पता होगी कि आपने 0 से जब तक बच्चा 1.5 साल या 2 साल का नहीं हुआ था उसको डांटना बिल्कुल नहीं है, आपने बहुत अच्छे से उसको टैकल करना है। अदरवाइज उसको अगर आपने इस एज में डरा दिया तो ये बड़ा उसके लिए आगे चल के नफ्सियाती तौर पे बड़ा खतरनाक होगा, वो हर चीज से डरेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े 1.5-2 साल से 3 से 4 साल, यानी थोड़ी सी एज डिफरेंस हो भी सकती है, पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ा सा आप एज को थोड़ा सा आगे तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा अगर देखा जाए तो वेस्ट के बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उनको ये थ्योरी जाहिर सी बात है उनके ऊपर इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। हमने तो पढ़ी है अभी है, वो भी मैंने मेरे किसी कोर्स का पार्ट नहीं थी, मैंने वैसे ही पढ़ के देखी तो मुझे काफी अच्छी लगी। सेकंड स्टेज जो होता है किसी भी पर्सन की लाइफ का, वो होता है उसके 1.5 से आगे के 3 साल या 2 से आगे के 4 साल। ठीक है, वो होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अगर आप 2 साल या 1.5 साल के बच्चे को देखें, आप सिंपल कुछ नहीं करें, आपका ये घर में अगर कोई छोटा बहन भाई हो, नेफ्यू, उसको आप गोद में लें, वो बड़े गौर से आपको देख रहा होगा। अगर आपको वो पहली दफा देख रहा है, या अगर आपकी दाढ़ी बड़ी हो, बड़े गौर से देखेगा कि यार इसके फेशियल हेयर है, इससे पहले जिस बंदे ने मुझे गोद में लिया था उसके नहीं थे, और या तो शेव करके आए तो वो बड़े गौर से देखेगा और आपको पहचानने की कोशिश करेगा, रोने लग जाएगा। वो चीजों को बड़े तजस्सुस से देखने को डिस्कवर करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, उसमें बच्चे क्या करते हैं, हम उनको कोई चीज दे वो तोड़ देंगे, उसको कोई चीज दे फेंक देंगे, वो फिर एक चीज फेंकेंगे वो टूटी है तो दूसरी चीज को फेंक के देखेंगे ये टूटी है नहीं टूटी है, वो नहीं टूटेगी तो वो बड़े गौर से देख रहे होंगे। ये होता है उनका फेस कि वो इस टाइम देख रहे होते हैं, कि एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपने उनको एक्सप्लोर करने देना है। और अगर आप उनको डांटते हैं या उनको ऐसा, अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे मेरे ख्याल में बड़े बच्चे ही मुझे सुन रहे होंगे, एक और चीज अगर आप देखा करें तो इस एज में 2 से 4 या 1.5 से 4 की जो एज होती है, बच्चा सबसे ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और ये बात किसी पेरेंट्स को मेरे ख्याल में नहीं पता होगी, कोई डॉक्टर को हो तो उसे शायद पता हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आप उसे कपड़े पहनाएंगे, वो कोशिश ये करेगा कि कपड़े उतार के अपनी बॉडी को देखना शुरू करे कि अंदर से कैसा दिखता है। ये भी एक चीज होती है, वो बच्चा खुद अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि वो दिखने में कैसा है। आप उसे शीशे के आगे खड़ा कर देंगे, वो बड़े गौर से अपने आप को देखेगा, अपने बॉडी को बहुत गौर से देखने की कोशिश करेगा। और उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है शेम या इस तरह की चीज अगर हम करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जो उसकी विल है हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, जो वो खुद से जो काम करना चाहेगा, एक्सप्लोर करना चाहेगा, तो वो डरेगा। इसी से आगे एक और चीज निकलती है
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, ये तीसरा स्टेज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है क्योंकि अब 4 से फर्दर आगे 6 साल या 3 से फर्दर आगे 6 साल वो जा रहा है और ये उसकी स्कूल गोइंग एज हो जाती है, यानी अब आपने उसको स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है। तो अब उसके अंदर या तो इनिशिएटिव लेने की चाहत होगी कि वो कुछ चीजों को शुरू करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल एक नई हरकतें करना शुरू कर देता है इस एज में बच्चा, उस पर या तो उसको डांट पड़ती है या तो फिर अप्रिशिएट किया जाता है। अगर तो डांट पड़ती है उसको, तो डांट पड़ने पे होगा क्या कि वो गिल्ड फेस करेगा कि यार ये पछतावा होगा उसको, तो मैंने यूं किया। फिर आगे जब वो कभी इनिशिएटिव लेगा ना, वो हर तरफ देखेगा चारों तरफ कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर मैं ये काम करूं तो जो है मुझे उल्टा डांट पड़े, तो होगा क्या, जो उसकी इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी है तो पेरेंट्स ने उसको मार दिया। और मैं यही बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अब आप उसको ही रखें, जो एक बच्चा जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा अतात गुजार है पेरेंट्स का, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता होता क्या जा रहा है, तो ये पूरा बुढ़ापे तक लेके जाऊंगा। तो ये पेरेंट्स को भी सुनने की बहुत जरूरत है कि जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं और उनको वो कुछ नया काम कर रहे हैं, कोई नई हरकत कर रहे हैं, तो आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप उन्हें गिल्ड का एहसास दिला रहे हैं या डांट रहे हैं या मार रहे हैं, तो उस पर फिर उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, यहाँ पे पेरेंट्स है वो बाहर निकल चुका है, वो स्कूल भी जा रहा है, तो स्कूल के जो टीचर होते हैं, मॉन्टेसरी, प्री मॉन्टेसरी, वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं मुझे नहीं पता, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो प्राइमरी या जो अगर टीचर का आप मवाजना करें कि सबसे ज्यादा जरूरी टीचर कौन सा होता है, वो यही वाला टीचर होता है जो स्कूल में होता है। सबसे ज्यादा इन टीचर को ट्रेंड होना जरूरी है। और मैं ऐसी रिकमेंड करूंगा कि जब भी कोई अगर कोई ऐसे लोग भी हमारी स्ट्रीम को सुन रहे हैं कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो अभी स्कूल में एडमिशन कराने की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे ये जरूर पूछेंगे जो आपने टीचर्स रखे हुए हैं, जो ट्रेनर्स रखे हुए हैं, जो डायरेक्टर्स या जो मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का एक नाम होता है वहां पे, तो ये इनको जिनको रखा हुआ है ये कितने ट्रेंड है और इनको आप क्या सैलरी वगैरह देते हैं। अगर सैलरी कम दे रहे हैं दैट्स मीन वो ट्रेंड भी उतने कम होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पेरेंट्स बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि हमने 20-20 हजार वाले स्कूल में डाला हुआ होता है और जो बेचारे वहां पे जो मॉन्टेसरी के बच्चों को देख रहे होते हैं वो बेचारे 8-8, 10-10 हजार पे अगर काम कर रहे हैं, तो वो क्या, उनको क्या ट्रेंड होंगे, क्या बच्चों को पता होगा, और उनको ये चीजें भी पता नहीं होगी। तो ये जो 8 स्टेजेस हैं, ये पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी, हर इंसान को पता होने चाहिए। तो फिर अपने आप को देखे भी कि मैं इस हिसाब से कैसा गया और मेरी जिंदगी कैसी गई, क्योंकि आगे भी इस चीज का इम्पैक्ट आता है। तो हमने तीसरा स्टेज देखा कि बच्चा इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है और अगर आप उसको डांटेंगे तो फिर उसके अंदर वो पछतावा आएगा और वो घबराएगा। इसी को आगे लेके चलते हैं प्लस 5 से 12 साल। अब जो है वो स्कूल में सेटल डाउन हो चुका है, इर्द गिर्द उसके उसी के एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो अब क्या होगा, कंपटीशन डेवलप होगा, ठीक है, कि कौन सा बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है या किसी काम में अच्छा है, बुरा है। वो खेल में भी हो सकता है, वो पढ़ाई में भी हो सकता है। तो अब आ गई कंपटीशन वाली बात, ठीक है। तो अब या तो वो बच्चा इंडस्ट्रियस होगा, यानी वो डिसीजन लेगा, वो कोई काम करेगा, उसको उस काम पे एप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है, या फिर वो आसपास के बच्चों से इंफीरियर हो जाएगा। इसीलिए जब मुझे ये बातें पता चली, पहले मैं भी यही करता था, तो मैं कुछ टर्म्स होती थी, वर्स्ट स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट और इस तरह की चीजें। उसके बाद मैंने अपने वर्ड्स को ही चेंज किया, मैंने इन चीजों को चेंज किया कि नहीं भाई, आइंदा मैं ऐसे अल्फाज यूज नहीं करूंगा। कोई अगर तीसरे स्टेज पे आता है, यानी कोई बेस्ट को भी मैं बेस्ट नहीं करता, कहता मैं अबव एवरेज ही कहता हूँ, ताकि ना एक बच्चों में आप इतना ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट ना करें। इससे होता क्या है कि जो कुछ बच्चे हैं वो इंफीरियोरिटी का शिकार हो जाते हैं। आप बोलते हैं तुम तो हो ही नहीं कम में, तुमसे मुझे यही उम्मीद। आप बल्कि बच्चे को किसी के कम मार्क्स आते हैं, उसको ये बोले यार तुमसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, तुमसे मैं उम्मीद कर रहा था कि यार थोड़ा ज्यादा लाओगे, तुमने तो यार मुझे बड़ा जो है डिस्करेज किया और मैं समझ रहा था कि तुम जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इससे क्या होगा, वो ये समझेगा यार सारी दुनिया तो मुझे समझती थी कि मैं कोई निकम्मा आदमी हूँ, ये जो टीचर है मेरा ये तो कह रहा है यार कि मैं तुमसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने ये क्या कर दिया। तो फिर वो अच्छा होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी टीचर्स का रोल, इर्द गिर्द के दोस्तों का रोल, यानी कि जो पढ़ने वाला है वो बिल्कुल जो थोड़ा सा निकम्मा बच्चा उसको अलग ना करते। तो यहाँ पे जो बच्चा चौथा स्टेज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ या तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, फिर वो रहेगा, फिर वो चूज कर लेगा कि मैं निकम्मा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आपको अगर चेंज करना है तो आपको सबको साथ लेके चलना होगा। और हमेशा जो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स होते हैं, मैं टीचर्स को भी हमेशा कहता हूँ कि कभी भी स्टूडेंट के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया करो कि निकम्मे हो, वर्स्ट स्टूडेंट हो, या इस तरह की चीजें ना माँ बाप को यूज करनी चाहिए और ना जो है
टीचर को यूज करनी चाहिए, ना दोस्तों को यूज करनी चाहिए। दोस्त वो मजाक मजाक में करते हुए गलत चीज है, वो तो उसमें तो और मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन जो है किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सही है, 5 से 12 साल के बच्चे को तो नीचा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप नीचा दिखाएंगे तो आपको नहीं पता कि आप उसकी नफ्सियात पे क्या असर डाल रहे हैं। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो सबसे ज्यादा इसी जो 5वां स्टेज है, इस स्टेज के लोग हमें मिलते हैं। एज होती है इनकी 12 से 19 या 13 से 19, आप यही कह लो कि फ्रॉम इंटरमीडिएट टू जो ग्रेजुएशन की तरफ, सॉरी फ्रॉम मैट्रिक, जहाँ से उनका मैट्रिक का स्टार्ट होता है या जहाँ से उनका ओ लेवल का स्टार्ट होता है, ओ ए लेवल, एंड देन फिर वो जाते हैं आगे यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे सबसे बड़ा जो 5वां स्टेज है, जो मैंने उनको, जो सर बिलाल ने भी यही बात की, कुछ लोगों का पैशन नहीं होता, ठीक है, या जो मुझसे भी सवाल किया था वो यही था कि आपका पैशन था, प्रोफेशन था, क्या था, वो उसका भी मैं जवाब दूंगा अभी। तो ये बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, ये 5th स्टेज होती है, और वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यानी अगर आप एक एज पे पहुंच गए हो, देखो यानी मैं एक और आसान कर दूं, यानी अब जो है एडल्टहुड में आ गए, जो बच्चा है वो अब बालिग हो चुका और आकिल भी हो चुका है, यानी अब वो अकल भी रखने वाला हो गया है, और अब वो जो है कुछ चीजों को देखेगा। किस तरीके से, एक तो उसकी आइडेंटिटी होगी प्रोफेशनली, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इन फ्यूचर अपने आप को क्या देखना चाहता है, ये उसका रोल हो गया कि वो क्या देखना चाहता है। और वही बात है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग किया नहीं जाता कि वो 12 से 18 साल के दौरान इस काबिल हो जाए कि वो अपना रोल खुद ही से डिफाइन कर सके कि मैंने बनना क्या है। वो पेरेंट्स ही उसका जो है फ्यूचर डिसाइड करते हैं, और उसका मेन रीजन यही है कि हमने बच्चे को उस तरीके से डेवलप किया ही नहीं होता कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तो इन केस अगर किसी का पैशन, ये मैं एजुकेशन से रिलेटेड बात करूँ, अगर किसी का पैशन कुछ और था, इंजीनियरिंग नहीं था, वो इंजीनियरिंग में आ गया है, कुछ और वो बनना चाहता था, अब यहाँ पे पेरेंट्स ने तो भाई उसको हमारे पास छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी के टीचर को। यहाँ पे यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट की, उन टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको आइडेंटिटी या रोल कंफ्यूजन से बाहर निकालना। ठीक है, मेरे पास भी कोई बच्चा है, जैसे फर्स्ट करो एग्जाम्पल, उसको साइकोलॉजी पढ़ने का शौक हो जाए बनिस्बत इंजीनियरिंग के, तो मैं उससे यही बात करूंगा, देखो अब तक के तुम्हारे सारे डिसीजन पेरेंट्स ने लिए ना, अच्छे गए, एक ये डिसीजन इंजीनियरिंग का भी करने दो, और इंजीनियरिंग ऐसी पढ़ाई है, इसके बाद आप अपनी दूसरी तरफ भी जा सकते हो, दूसरी फील्ड की तरफ। दूसरा ये क्या बहुत बड़ा फायदा हो गया इंटरनेट के आने से, कि अब जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज यूनिवर्सिटी में मिल रही है वो कहीं और नहीं मिलेगी। अगर इन केस आपका माइंड नहीं है इंजीनियरिंग की तरफ, आपको कुछ और पढ़ना था, आप अपनी उस पढ़ाई को जारी रख सकते हो, क्योंकि वो आपका पैशन है, और पैशन के लिए इंसान टाइम निकाल लेता है। वो पैशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, उसके लिए टाइम निकाल के उस पैशन से भी कनेक्टेड रहो, ताकि वही चीज आ जाए कि तुम अपनी लाइफ से मुतमईन रहोगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेज होता है, ये रोल कंफ्यूजन और आइडेंटिटी कंफ्यूजन का होता है। और बाज दफा टीचर या जो इंस्टीट्यूट होता है वो इस चीज पे मेहनत नहीं कर पाता। तो इस चीज पे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसे टीचर मिलने चाहिए स्टूडेंट को, फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे कोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इस चीज को पॉइंट रखा है जब भी हम टीचर साथ में बैठते हैं कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर एक कोर्स है, तो व्हाई नॉट हम इसे इंक्लूड करें अपने कोर्स के अंदर। और वो उसको इस तरीके से नहीं पढ़ाए जिस तरह बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं, आपके एथिक्स के कोर्स आते हैं और बहुत सारे कोर्स आते हैं जिनको बस ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, और इनके जो क्राइटेरिया जीपीए वीपीए क्या होता है वो भी नहीं रखा, सिर्फ पास फेल रखे। सिर्फ इसका मकसद ये हो बच्चे को बताना। जैसे अभी हम एक टॉक कर रहे हैं तो इसका जो है, मैं तो जज नहीं करूंगा, मैं तो कोई मार्क्स वगैरह नहीं दूंगा, वो एक अलग बात है, कोई और बेनिफिट भी हो इसका, लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की बातों के कोई खास मार्क्स होने चाहिए कि इसका भी बच्चा रट्टा लगाए या मार्क्स के लिए वो उसको देखे। उसको बताना चाहिए आपकी जिंदगी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो एज होती है, ये वाला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आगे भी मैं इससे बात करूंगा, मैं 8 स्टेजेस जरा खत्म कर लूं। छठा स्टेज आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इसमें जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है कि अब आपको दोस्त मिल रहे हैं, ये 18 से 40 साल तक का फैक्टर होता है। या जब आप यूनिवर्सिटी में आ गए, ये भी समझो 5वां स्टेज तक आप यूनिवर्सिटी में आए थे, अब आपका छठा स्टेज आया, और तुम लोग भी इस चीज से एग्री करोगे, यहाँ पे आपको कुछ दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं और कुछ दोस्त ऐसे मिलते हैं जो आपके ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं और फिर आपको डिच कर जाते हैं। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है
इंटीमेसी और आइसोलेशन को लेके। अगर तो आपको लाइफ में अच्छे दोस्त मिले, अच्छे लोग मिलते गए 18 से 40 साल तक की उम्र तक, जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, क्योंकि जाहिर है अब आप 18 से 40 साल तक की जो एज है, प्रॉब्लम भी बहुत सारी आती हैं। अब आपको अगर जो है कुछ अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं तो इससे होगा क्या कि इससे जो है आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर आपको लोग अच्छे नहीं मिल रहे तो आपको क्या होगा, आपका जो ट्रस्ट का जो है ट्रस्ट इश्यूज आएंगे और आप अपने आप को क्या करना शुरू कर देंगे, सोसाइटी से आइसोलेट करना शुरू करेंगे, आप एंटी सोशल हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मैं सेकंड नंबर पे जो भी बातें बता रहा हूँ ये वो बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट पे मैं बता रहा हूँ यानी आपको सोशल होना चाहिए, या तो आप सोशल होंगे आइसोलेट हो जाओगे। इसके बाद 7वें पे आते हैं, ये आती है 40 साल और उससे आगे की जिंदगी। अगर हम बात करें जो कोई भी एक चलो मैं सक्सेस का ही वर्ड यूज कर देता हूँ, सक्सेसफुल मैन हो या सक्सेसफुल वुमेन हो, 40 साल का जो एज फैक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 से आगे 60, यानी अब जो है वो प्रॉपर एक मैच्योर बंदा या बंदी बन चुका है। तो इससे क्या करना है, अब उसको आना है माशरे के काम। 40 साल का आदमी, मैं तो ये बोलता हूँ बल्कि एक सर्वे होना चाहिए पाकिस्तान में कि जितने भी 40 साल के लोग हैं, देखो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 40 साल का आदमी या तो माशरे के लिए बहुत फायदेमंद होगा या फायदा पहुंचाने वाला होगा, या फिर वो नुकसान पहुंचाने वाला होगा। आप भी अपने इर्द गिर्द जरा जो 40 साल के लोग हैं ना उनको देखें, या तो उनके अंदर जेनरोसिटी होगी, ठीक है, वो माशरे के लिए कुछ करना चाहेंगे, दर्द होगा माशरे के लिए और वो कुछ ना कुछ माशरे के लिए कर रहे होंगे, और क्योंकि वो अगर अपने पिछले स्टेजेस में कामयाब रहे होंगे तभी वो खुद भी कामयाब होंगे। और फिर 40 साल का बंदा जिस भी पोजीशन पे होता है, लीडरशिप पोस्ट होती है, साथ में अपने साथ अपनी टीम को भी अच्छे से चलाएगा वो। इन केस ये जो 40 साल का बंदा है, इसके पिछले 6 स्टेजेस अच्छे नहीं गए हैं, तो अब वो क्या होगा, वो स्टैग्नेट रहेगा, यानी वो एक बंदा वो ठहरा रहेगा, वो खुद भी रुका रहेगा, वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहता। ये 40 साल के बंदे मैं जरा बता रहा हूँ, आप इर्द गिर्द भी अपने देखिएगा, वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहेगा, ना किसी को करने देगा, क्योंकि वो बॉस की पोजीशन पे आ जाएगा, वो खुद भी इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता, दूसरे को भी लेना नहीं देगा। तो जो 40 साल का आदमी होता है माशरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम सिर्फ एक सर्वे कर लेंगे, हमारे यहाँ जो किसी भी कौम का सर्वे करो तो उसके 40 साल के लोग देखें, अगर तो उसके 40 साल के लोग काम करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं, तो वो कौम लाजमी तरक्की करेगी। और अगर वो 40 साल के लोग ऐसे ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते, कोई नया बंदा है उसके भी कान भरना है, यार नहीं कर काम वाम, कुछ नहीं होता, छोड़ो यार, क्या जाओ, क्या करोगे, ये क्या करना है तुमने, आराम से बैठे रहो, बैठ के खाओ, ये करो वो करो, इस तरह की अगर जो सजेशन दे रहे हो 40 साल का आदमी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट स्टेज होती है, और जो 40 से बुढ़ापे तक यानी 60 साल तक यानी एज ऑफ रिटायरमेंट तक चलती है। इस एज में बंदा मेच्योर होता है, पावरफुल होता है, हेल्थ वाइज अगर कह लो माइंड भी थोड़ा सा कमजोर हो लेकिन वेस्ट में हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। तो ये जो 7वां स्टेज होता है ये इंसान की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, और हमें यही देखना होता है कि किसी कौम के अगर 40 साल के लोग नौजवानों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ किसी कौम को देख लो, क्योंकि यही 40 साल के लोग आगे लेके जाएंगे। आपका बॉस लाजमी 40 साल का होगा, आपका हेड लाजमी 40 साल का होगा, आप कहीं पे भी जॉब करने जाओ आपको 40 साल का आदमी ही मिलेगा बड़ी पोजीशन के ऊपर, तो वो बेसिक या मोटिवेट करने वाली पोजीशन पे 40 साल का ही बंदा होगा। अगर वो स्टेगनेंट है, एक जगह रुका हुआ है, अब वो रुक गया है, आपको उसी को फॉलो करना है, वो आगे नहीं चल रहा, तो आप कैसे चलोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकंड लास्ट स्टेज होता है लाइफ का। आखिरी स्टेज होता है इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, यानी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल से आगे की अब आपने जिंदगी गुजारनी, और आपको पता है इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो जाहिर सी बात है डेथ है। तो आप अपनी प्रीवियस लाइफ, अगर तो आपकी प्रीवियस लाइफ बहुत अच्छी गई है तो आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहेंगे, फिर आपके अंदर विजडम आएगा। ठीक है, जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनमें क्या आता है, उनको बुजुर्ग कहा इसलिए जाता है कि उनमें विजडम होता है, फिर वो अपना विजडम शेयर करते हैं उन 40 साल के लोगों से, फिर 40 साल के जो बंदे होते हैं वो आगे मोटिवेट करते हैं अपने से जूनियर्स को। तो कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं वो बड़े अच्छे से जो है, जिनकी अपनी प्रीवियस जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होती है, वो विजडम शेयर कर रहे होते हैं खासतौर पे 40 साल के लोगों को, और फिर 40 साल के लोग आगे फर्दर बैठाते हैं अपने पोते पोतियों या जूनियर्स के साथ, खेलने वाले बच्चों के साथ बड़े अच्छे से बातचीत करते हैं, खेलते कूदते हैं, कहानियां सुनाते हैं, छोटे बच्चों को जो है की भी केयर करते हैं, चॉकलेट्स वगैरह देते हैं। बहुत से तुमने बूढ़े देखा होगा कि पेट्स का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, जानवरों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, स्ट्रे कैट्स वगैरह को खाना वगैरह खिलाना शुरू कर देते हैं। ये वो बूढ़े होते हैं जो अपनी जिंदगी के प्रीवियस 7 स्टेजेस उन्होंने बड़े अच्छे से गुजारे। इसके अलावा जो है फिर
कुछ बूढ़े होते हैं वो डेस्पेयर हो जाते हैं, वो चिड़चिड़, वो बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन नहीं बता रहा, लेकिन जो पिछले बेचारे कोई 60 साल से बड़े उम्र का आदमी है, उसके पिछले स्टेजेस खराब गए, यानी ट्रस्ट के बजाय मिसट्रस्ट हुआ है, बचपन में भी उसको डांट पड़ी है, इन्फीरियोरिटी का भी शिकार रहा है, आइसोलेटेड भी रहा है, फिर 40 साल की एज में स्टैग्नेशन की तरफ भी गया है, लोगों को भी रोका, खुद भी रुक गया है। वो अब क्या है, वो चिड़चिड़ा एक होते हैं ना, एक हम लोग बाज दफा कहते हैं कि यार ये बड़े मियाँ बड़े अजीब से, तो उसका रीजन ही होता है जो पिछले जो स्टेजेस के होते हैं या पिछले में से कोई एक स्टेज भी खराब चला जाता है, तो उसकी वजह से उनके पास पिछले जो वो यही देखते हैं कि यार हमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ठीक है, या जो चीज हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। इसलिए थोड़ा सा जिंदगी का अपना टाइम उस चीज के लिए जरूर रखो जो चीज तुम करना चाहते हो। किसी को, जैसे मैं सर बिलाल को हमेशा बोलता हूँ, तुम्हें म्यूजिक या सिंगिंग का शौक है तो लाजमी इस चीज को भी आगे चलाओ, थोड़ा टाइम दो, कुछ नहीं हो सके ज्यादा जो है इसमें पैसा नहीं लगता कि अगर आप एक छोटी जगह खोल के स्टूडियो बनाओ और वहां पे आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख के खुद भी बजाओ और लोगों को बजाना सिखाओ, तो इस तरह करके जो है आप ये काम कर भी रहे हैं सर बिलाल माशाल्लाह से। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी होती है। तो ये थे 8 स्टेजेस, होपफुली आपको ये नॉलेज में एक इजाफा हुआ होगा, जो कि हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है और टीचर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब जो अगर काफी बात, वैसे 1 घंटा हो गया, तो एक और मैं अब बात करूं कि अब जो सलाह है वो स्टूडेंट को क्या देनी है। देखो, फेलियर भी आएंगे, लाइफ की रियलिटी, आप हर वक्त जो है आप पॉजिटिविटी या हर वक्त आपकी मर्जी से चीजें नहीं हो सकती। और हजरत अली का भी कॉल है ये कि जब मुझे हजरत अली जैसा बंदा ये बोलता है कि जब मैं एक चीज डिसाइड करता हूँ और वो नहीं हो पाती या मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोट नहीं कर पा रहा इसे, लेकिन हारने की वजह से ही या अपने मकसद में कामयाब ना होने की वजह से मैंने इस चीज को सीखा कि ऊपर कोई ऐसी ताकत है, या मैंने खुदा को पहचाना कि कोई ऐसी ताकत है जिसका डिसीजन कोई और है। तो आप इस चीज को इस तरह पॉजिटिव लिया करो कि यार मैं ये चाह रहा था लेकिन ये चीज नहीं हो सकी, तो हमारे तो ईमान का हिस्सा है, तो अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर कोई चीज रखी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप चारों तरफ से नेगेटिविटी में घिर जाओ और आप देखो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो एक चीज ध्यान में रखा करो कि फौरन लेके आया करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है दुरूद सलाम भेजना और ये सारी चीजें, ये सारे काम करने में माशाल्लाह से हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सीरत है या जो फिलॉसफी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके ऊपर जो है हमने कभी फिक्र नहीं की। हमने बेसिकली जो बहुत सारे बहस भी होती है वो बाज़ दफा हम अरब कल्चर और ट्रेडिशन पे चले जाते हैं, हुजूर सल्लम की फिलॉसफी की तरफ नहीं गए। अगर आप देखें कि अपने मक्का जैसे शहर को उन्हें छोड़ना पड़ा, कितनी तकलीफें उन्होंने सही, तो आप ये देखें, और एंड तक उन्होंने जो है उम्मत की बेहतरी के लिए दुआएं मांगी, एंड तक उन्होंने अपने बहुत करीबी लोगों के लिए कोशिश की। पूरा मक्का ही उनका था ना, तो पूरे मक्का के लोगों की, और हुजूर सल्लम जैसा बंदा आ गया और वो किसी को कन्वेंस कर रहा है इस्लाम के लिए और वो नहीं मान रहा, फर्ज करो वो कायम है अपने कुफर पे, तो सोचो हुजूर सल्लम का दिल उस वक्त कैसा लगता होगा कि यार मैंने इसे पूरा हक खोल के बता दिया लेकिन ये मुझसे कन्विंस नहीं हो रहा। तो सोचो उस वक्त उनके दिल पे क्या बीतती हो। तो उन्होंने, और फिर आयतें वगैरह भी आई अल्लाह ताला की तरफ से कि आप फिक्र नहीं करें, और उनको किस तरीके से बैश किया गया, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा। तो ये चीज हमेशा सोचा करो कि जब आप कभी भी इस तरफ आओ, तो हम तो हुजूर सल्लम के मानने वाले लोग हैं, तो जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, और हमारा तो ईमान ही यही है कि जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात है इसका मतलब ये कि अल्लाह आपको और स्ट्रांग बना रहा है। मैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज वगैरह की है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी, तो होता क्या है, आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने मसल को ब्रेक करते हैं, फिर नया मसल बनता है जो वो बड़ी खूबसूरत एक शक्ल देता है और आपको स्ट्रांग भी बनाता है। तो होता यही है कि जो आपने कहा ना सफर नहीं करोगे, तो मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ। मैंने जो बीच के दिनों में बॉडी बिल्डिंग की, और बॉडी बिल्डिंग करने का मेरा रीजन भी यही था कि मैं काफी घर में छोटा था, तो मुझे मेरी बात नहीं मानी जाती थी, ठीक है, तो उसमें यही प्रॉब्लम होता था, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जिम में जाता था, और उससे यही होता था कि फिर मुझे एहसास हुआ कि जब आप बॉडी बिल्डिंग में क्या करते हैं, अपने मसल को ब्रेक करते हैं, नया मसल बनता है और वो और स्ट्रांग आपको बनाता है और पिछले मसल से ज्यादा अच्छा होता है। तो जब तक आप अपने आप को ब्रेक नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने आप को तोड़ना पड़ता है भाई, फिर आप अच्छे होते हैं। इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ही एक कोट है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का, वो ये है कि
एक चैंपियन और एक नॉन चैंपियन में फर्क क्या होता है। चैंपियन वो बंदा होता है कि जब पेन का पीरियड होता है वहां वो हार नहीं मानता। और उसने, मैं कंपेयर चलो इसी से कर देता हूँ एक्सरसाइज से। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ रैप्स निकालते हैं, ठीक है, मैं आर्म्स की एक्सरसाइज अगर कर रहा हूँ तो मैं अब कुछ रिपीटिशन करता जा रहा हूँ। अब एक वक्त ऐसा है कि मसल्स काफी पंप हो चुके हैं और ठीक ठाक उसमें पेन हो रहा है। अब इस पेन में जो एक से ज्यादा 2 रिपीटिशन और कर जाएगा वो आगे निकल जाएगा, और जो वेट को रख देगा कि भाई मैं थक गया, वो पीछे रह जाएगा। यही लाइफ के साथ है। जब आपका पेन का टेन्योर चल रहा होता है, उस वक्त जो बंदा नहीं रुका, उसको सेटिस्फेक्शन से, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो जब भी जीते वो अपने लिए जीतेगा। जैसे सर बिलाल ने भी यही बात की, कंपटीशन होता है सारी चीजें, लेकिन वो जो है कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा कि वो हार जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि जो बंदा पेन में चलना जानता है, अभी हमारा ये कोविड-19 की सिचुएशन आई और बड़े अच्छे से हमारे महल्ले में भी बड़े अच्छे से इस चीज को डील किया गया, गरीबों को देखा गया। तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा होता है कि हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही थी, लोग खुद निकलते हैं, लोग खुद एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, और पॉजिटिव रहना सीखो। अब पॉजिटिव रहेंगे कैसे, चलो इसकी तरफ भी मैं आता हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, इंसान अपने दोस्त खुद चुन सकता है, उनको चूज करो। जरूरी नहीं है आप बहुत ही, जो हम बार बार बात करें ना, सक्सेसफुल लोगों के साथ जाके बैठ जाए। पता चला सक्सेसफुल लोगों के साथ आप बैठे, आधे घंटे में से 25 मिनट वो आपको जलील ही करता रहा, देखो आज मैं कहूँ और तुम कहूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप और नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। आप लोगों का डेजिग्नेशन नहीं देखो, लोगों की पोजीशन नहीं देखो, आप सिर्फ ये देखो, मैं एक बंदे के साथ जब बैठता हूँ, इंतहाई मैं एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, और मैं एक बंदे के साथ बैठा, भले ही वो स्वीपर है, लेकिन मैं उसके साथ बैठा, उससे मैंने आधा घंटे बात की, नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। तो दैट्स मीन वो बंदा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बंदे से जिसके साथ मैं आधे घंटे बैठा, और उसने मुझे क्या किया, उसने मेरी नेगेटिविटी को और मुझे नेगेटिव कर दिया। तो हमेशा लोग वो चूज करो जिनके साथ जब आप बैठते हो ना, तो क्वालिटी टाइम की एक पहचान ये भी होती है, जब आप वहां से उठते हो ना तो आपको खुशी मिलती है, आप वही मुतमईन होते हो, आप सेटिस्फाइड होते हो। दूसरा मैं इसकी तरफ ही आता हूँ कि जो कुछ सजेशन है जो मैं देना चाहता हूँ अपने सुनने वालों को, कि करना क्या है, खासतौर पे उन बच्चों को जिनको हमेशा से कंट्रोल किया है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, वो आए। सबसे पहले तो तुम लोग एक काम करो, जहन में जो जो चीजें है ना उनकी प्रायोरिटी बनाना शुरू करो। क्योंकि कामयाब लोगों की बात हो रही, कामयाब लोगों के तुम एक चीज देखना, वो नोट्स बना के रखते हैं, डायरी हो या छोटे छोटे नोट्स होंगे, आज के दिन मैंने करना क्या क्या, या उनके माइंड में होता है या उनके मोबाइल पे लिखा होता है कि आज के दिन नंबर 1 पे मैंने ये काम करना है। सिर्फ ये नहीं मैंने करना क्या क्या, प्रायोरिटी सेट करो कि पहली किस काम की प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको यही नहीं पता ना किस काम की प्रायोरिटी क्या है, आप हमेशा उलझे रहोगे। आपको 10 काम करने, सबसे पहले कौन सा काम करना है आपको यही नहीं पता, ठीक है, तो आप कभी भी 10 काम नहीं कर पाओगे, आप एक काम भी नहीं कर पाओगे। आप एक काम करोगे उसको आधा छोड़ दोगे, नहीं यार वो करना था, आप उसके बाद आधा छोड़ दोगे तो आप कहोगे कि आपने कुछ और करना है, आप उसको छोड़ दोगे तो आपने उसको कुछ और करना है। थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लूंगा, कुछ जो है घर से मुझे बुलाया जा रहा है, जरा मैं ये देख लूं। जब तक सर बिलाल अगर कुछ ऐड करना चाहे वो करें, फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। और फिर हमारा क्वेश्चन है उमर नूरानी सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हम भी वाइंड अप कर देंगे क्योंकि हमने टाइम जितना रखा हुआ था वो ऑलमोस्ट हो गया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने पहले एक प्रोफेशन की बात की थी, कहीं यहाँ के हम फंस जाते हैं, जैसे सर हमाद ने जिस तरह कहा था कि कोई एक भाई या बहन ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ होता है, एक एफर्ट तो करता है लेकिन वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाता। तो इसमें ये था कि सर जैसे अब आपने बोला था कि दुनिया क्या बोलती है आप उससे कंसर्न नहीं करते, लेकिन इन केस का भी ऐसा होता है कि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स ही जब डिफरेंस करते हैं दोनों भाई बहन में कि एक पढ़ाई में अच्छा और एक नहीं है, लेकिन हालांकि जो नहीं है वो अपने एफर्ट्स तो कर रहा है, उसके एफर्ट्स को नहीं देखते लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो असर पड़ता है उसको टैकल किस तरह करें? देखिए, हमारी ये जो दुनिया है ना, इसमें हमेशा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेशन का कैरी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी बात को ही उमर नूरानी इसमें कंक्लूड करूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी सी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, इस सवाल के बाद मैं करता हूँ, उसके बाद मेरे वो लास्ट वर्ड्स ही होंगे। देखो, फ्रस्ट्रेशन का कैरी फॉरवर्ड क्या है कि हो सकता है कि सामने वाला जो बंदा है वो किसी वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन का कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है किस पे निकालेगा, उसको एक जाहिर सी बात है
एक लूज विक्टिम चाहिए, यू कैन से दैट, कि मतलब इस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी निकालती हूँ, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन और कैरी फॉरवर्ड हर कोई करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उसके डिफरेंट होते हैं। अब एक छोटा सा जो बच्चा है ना, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और कैरी फॉरवर्ड कैसे करेगा? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कैरी फॉरवर्ड से करेगा, वो घर से बाहर निकला, ज़मीन पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना उसने, उसको खींच के लात मार देगा उसको, क्योंकि उसके हाथ में वो है करना। तो इसमें आपको जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना। अच्छा, जो पेरेंट्स करते हैं ना, मतलब इस तरीके से कि भाई वो डीमोटिवेट करेंगे, वो एक्चुअली मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, वन डे यू विल गेट दैट थिंग। मैं अच्छा, सवाल ये चीज़ अचीव कैसे होगी? ये चीज़ क्या सवाल था सर? जी सर, सवाल मैं भी बात खत्म करूंगा तो वो रिपीट उमर नूरानी दोबारा कर देगा। ज़ाहिर सी बात है, मेरी और सर अहमद मुनामी की इसमें जो सजेशन या जो राय होगी वो थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट होगी। अच्छा, तो अब वो चीज़ अचीव कैसी होगी? वो चीज़ ऐसी होगी, लोग कहते हैं जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप गलत चीज़ की प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो कभी वो चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि भाई एक चीज़ आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आप गलत करते चले आ रहे हो, करते चले आ रहे हो, करते चले आ रहे हो, आपने एक दफ़ा किया, 100 दफ़ा किया, आपने 1000 दफ़ा वो चीज़ प्रैक्टिस कर ली, फिर भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, वो आपको परफेक्ट तो नहीं बना रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले उसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि इंजीनियरिंग में हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए कि आपने अब आगे जाकर करना क्या है। इंजीनियर्स का जो सबसे बड़ा जो एक यू कैन से दैट जो उनकी थॉट होती है ना, कि जब हम पास आउट करेंगे, हम किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हमें जॉब मिलेगी, जॉब मिलने के बाद जो है हम वहाँ पर जाकर एक वाइट कॉलर जॉब करेंगे और बैठ के काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर एक टाइप के इंजीनियर्स ऐसे होते हैं, दूसरे टाइप के इंजीनियर्स होते हैं यार इस फील्ड का तो स्कोप ही नहीं है, ठीक है, और इस फील्ड का स्कोप नहीं, मैंने आगे क्या करना है। कुछ इंजीनियर्स आपको ऐसे मिलेंगे, यार ये चीज़ तो हमें अपनी पूरी करिकुलम के अंदर पढ़ाई नहीं गई, क्या फायदा है सब्जेक्ट का, ये वो, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लेकिन अब मैं आपको बात बताऊँ, जितना भी आपने अपने इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा ना, आपने इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है इंडस्ट्री के अंदर जाकर, और इंडस्ट्री के अंदर जाकर अपनी चीज़ें आपने सीखनी है। इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है, वो एक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, वो एक आपके पास यू कैन से दैट के वो मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री हो सकती है, ये भी आप टीचिंग के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है। फील्ड तो ये भी एक है, उसके अंदर भी आपको चीज़ सीखनी है। कैसे सीखनी है? अब जाहिर सी बात है, आपको एक सब्जेक्ट मिल गया, आपने उसमें चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग खुद करनी है, फिर आपने उनको बच्चों को समझानी है, तो इसमें भी एक लर्निंग हो रही है, आपकी अपनी लर्निंग हो रही है। देखो, हम लोग जो कुर्सियों के उस तरफ खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं ना, हम आप लोगों से भी सीख रहे होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे ऐसे सवाल कर जाते हैं कि जो हमें ऑन द पॉइंट जवाब नहीं आ रहे होते, तो ये भी हमारी लर्निंग है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इंडस्ट्री के अंदर जाकर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, और सबसे जो अच्छा मौका आपके पास चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का होता है ना, वो होता है आपका FYP। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप अपना वो चूज़ करें जिसमें आप मैक्सिमम इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकें। मैंने शायद आप लोग को 2 सब्जेक्ट्स मैंने आप लोग को पढ़ाए, और मैंने आपको इंडस्ट्री से चीज़ें लिंक करके भी दिखाई हैं, ये चीज़ यहाँ पर लगी हुई होती है, ये चीज़ वहाँ पर लगी होती है, इसका ये काम होता है। लेकिन वो काम वहाँ पे आप आराम से जाकर परफॉर्म तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों कर रहे होते हैं? आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप टुवर्ड्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चले जाओगे। तो ये तो एक चीज़ है सक्सेसफुल होने के लिए, कि आपने नेगेटिव नहीं सोचना कि यार इस इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है। अगर आप अभी से ही सोचते हो कि यार इसका स्कोप नहीं है, तो आप फिर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। स्कोप हर फील्ड का होता है। स्कोप एक बैचलर्स ऑफ आर्ट्स वाले का भी स्कोप है, BSc करने वाले का भी स्कोप है, BE करने वाले का स्कोप है, PhD करने वाले का स्कोप है, MBBS करने वाले का स्कोप है, इवन फार्मासिस्ट जिसने फार्मेसी की उसका भी स्कोप है। स्कोप किसका होता है? इंसान का अपना खुद होता है। आपने उस फील्ड के अंदर कैसे करना है, तो हमेशा आपने हाई जंप नहीं मारना होता, आपने चीज़ें जो है वो सीखनी होती है। इंटर्नशिप्स क्यों ऑफर की जाती है? इंटर्नशिप इसलिए ऑफर की जाती है कि जो आपने अपनी इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा, वहाँ जाकर देखें, फिर आप अपने आपके टीचर से आइडियाज डिस्कस करें। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम हमेशा देखते हैं यार उसने ये चीज़ की थी, मैं भी करूँ, ठीक है। चलें, अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि अब आप लोग जिस सेमेस्टर के अंदर हैं, अब आप लोग के पास एक बहुत अच्छा मौका है सक्सेसफुल मैं सक्सेस की तरफ एक फर्स्ट स्टेप करने का। योर FYP फाइनल प्रोजेक्ट आपने ऐसा चूज़ करना है। इसमें मेरे पास ना 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे दूँगा। एक तो वो एग्जांपल आप ये देखें कि भाई अभी हमारे पास जो रीसेंट केस स्टडीज़ हैं उसके अंदर हमारे पास क्या चल रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आप उसके अंदर एक्सप्लोर करें। क्यों? क्योंकि वो डोमेन पूरा भी खाली पड़ा हुआ है, लोगों ने उसमें काम नहीं किया। ऑल्दो मतलब मैं पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से काम करता हूँ, मतलब कब बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वो भी उठा सकते हैं
कि जिसमें जो कि लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट ने, जैसे अब जो आपके सीनियर बैच जो पास आउट हो चुके हैं, आप उनके FYP देखें उन्होंने क्या चीज़ की है। अब उससे क्या होगा, आपने देखा भाई इनका ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने यहाँ तक काम किया, आप उससे थोड़ा सा आगे काम जाके कर लो। वो कैसे हो सकता है? वैसे हो सकता है कि भाई उन्होंने 1 साल एक प्रोजेक्ट पे लगाया, आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उन्होंने 1 साल लगाया उस प्रोजेक्ट को करने में, आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है उसका लिटरेचर रिव्यू करोगे। लेट्स से लिटरेचर रिव्यू करते करते आपको 4 महीने हो गए, 4 महीने में आप एक स्टेज पर आकर पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो उस पर्टिकुलर बंदे का काम उठाया, लिटरेचर रिव्यू उसका हुआ था, आपने उस काम को आगे किया, तो वो जो 1 साल का टेन्योर था जिसमें उसने FYP किया, वो आपका जो है वो सेव हो गया, ठीक है। उसमें भी आप FYP कर सकते हो। तो FYP वो होना चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। हम कहते हैं यार हमें बने बनाए प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, सॉरी टू से बट इट्स अ बिटर रियलिटी। फिर कहते हैं जी बने बनाए प्रोजेक्ट मिल जाएं, ऐसी बहुत सारी लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स बना कर दे देते हैं और हम उसी आसरे में बैठे होते हैं, इनसे प्रोजेक्ट बना लेंगे। फिर हम दूसरे आइडियाज़, लोग जो बोलते हैं यार आइडिया दे दो, आइडिया दे दो, आइडिया आप लोग खुद भी नहीं सोचते, ठीक है। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा आप सोचो, ठीक है। उमर दुरानी, हमें क्लियर? अच्छा, मैंने सवाल तो नहीं सुना था, लेकिन मैं बस थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखो, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब देख के इस आसरे पे रहना कि कोई मिरेकल होगा आगे। इंसान अगर देखे कि भाई उड़ना है, आसमान पे जाना है, और वो यही नहीं सोचता कि भाई कोई मिरेकल होगा, कोई परवड़ निकल आएंगे और मैं उड़ना शुरू कर दूंगा, तो ये मिरेकल की दुनिया से बाहर निकलता है। साइंटिस्ट या इंजीनियर करते ही यही है, वो पॉसिबिलिटी ढूंढते कि वहां तक पहुंचना कैसे। ख्वाब आप जरूर देखें, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि जब आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन का कोई म्यूजिक बजाएं और ये सोचे कि आप अपने आप को, जो मैंने कहा ना 40 साल की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपने 40 साल के एज पे आके आपने अपने टारगेट अचीव कर जाना होता है और आप माशरे के लिए खिदमत करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को सोचे जरा आग बनकर, क्योंकि 40 साल की एज में आप क्या है, आप कंपनी के CEO हैं या आपकी कोई अपनी कंपनी है, आपने कोई NGO खोली है, उस तरह का सोचें। और वो सोचने के बाद देखें कि उस वक्त आपका एटीट्यूड क्या होगा, ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या होगा। और जो एटीट्यूड की डेफिनेशन है वो अगर पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों के ख्याल में एटीट्यूड क्या है, ताकि फिर जो प्रॉपर एक डेफिनेशन है एटीट्यूड की वो मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। हम खाली एटीट्यूड करते रहते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। मेरे ख्याल में जवाब नहीं आ रहा। होस्ट हमारे गायब तो नहीं होगा और हम ही लोग अभी होस्ट भी बन गए? नहीं सर, हम सुन रहे हैं, वो जरा इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं बारिश की वजह से। तो सर आप एटीट्यूड के बारे में, मैं सिंपल एक बात बता दूं कि एटीट्यूड बेसिकली होता क्या है, इस चीज को तुम लोग जहन में रख लो, ताकि फिर जो एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड बना हुआ है और जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पहले आप अपना एटीट्यूड देखें भी कि चीज़ों से रिलेटेड क्या है और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करें। तो रिकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी होता है। कुछ पॉइंट्स मेरे रह भी गए थे, टाइम की कोई कमी है, बारिश अलग स्टार्ट हो गई, इंटरनेट का इशू भी आ सकता है। तो अब हम कंक्लूड ही करेंगे और कभी अगर अगला सेशन रखना हुआ तो और मैं अवेलेबल हूँगा इंशाल्लाह। सर आप कंक्लूड कर ले तो मैं भी दो पॉइंट्स में अपनी बात कंक्लूड कर लूंगा आपके कंक्लूड करने के लिए। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है हम एक सेशन रख सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँगा, आप मुझे बता दिएगा। एटीट्यूड बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट इन्वॉल्विंग बिलीव्स, फीलिंग एंड वैल्यू। ये पहला जो है आपके एटीट्यूड की डेफिनेशन है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है रिगार्डिंग बिलीफ। अच्छा, बिलीफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मजहबी बिलीफ, बिलीफ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बिलीफ ये भी हो सकते हैं कि जो है मैं एक जॉब को अच्छा समझता हूँ, बुरा समझता हूँ, ठीक है। मैं जो है अपने HOD को अच्छा समझता हूँ, बुरा समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि भाई ये काम करने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। कोई समझ सकता है कि भाई ये काम करने से फायदा हो सकता है, कोई समझ सकता है ये नुकसान। बिलीफ का मतलब ये है। फीलिंग्स आपकी क्या है, कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ ये। और वैल्यूज आपने क्या क्या रखी है। वैल्यूज एक बहुत बड़ा डोमेन है, इस पर भी कभी डिटेल में बात होगी, कोशिश करिएगा समझने की। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसकी जो डेफिनेशन बताई जाती है वो ये बताई जाती है हाउ टू डील विथ और गेट रिड ऑफ विथ सर्टेन सिचुएशन। यानी आप एक खास सिचुएशन के अंदर है, उससे आपने डील कैसे करना है या उससे निपटना कैसे है, ये आपका एटीट्यूड होता है। हम एटीट्यूड समझते हैं भाई
कि मेकअप शेकअप करके ग्लासेस वगैरह लगा के हम निकल रहे हैं और जो हमारा चाल किस तरीके से हम चल रहे हैं या किस तरह के कपड़े पहने हुए, ये हमारा एटीट्यूड नहीं है भाई, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए और एटीट्यूड पे किस तरीके से काम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर टाइम मिला तो एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर आप रख सकते हैं मेरा सेशन में, उसमें मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट को करना क्या चाहिए। दूसरी बात, ख्वाब जरूर देखो, अब ख्वाब तक पहुंचना किस तरीके से, उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। बहुत आसान सा तरीक़ेकार होता है, अपने ऊपर काम करो कि मैं उस ख्वाब तक कैसे पहुंचूंगा, और दूसरे लोग जो काम आएंगे, कभी भी आप कोई काम अकेले नहीं करते, कोई भी मंजिल पे आप अकेले नहीं पहुंचते, उसके साथ आपको लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। वो कौन कौन से लोग होंगे जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। अभी आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछूं कि तुम्हारे मोहल्ले में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तुम लोगों ने ये जानने की कोशिश की और वो इस वक्त कहाँ बैठे हुए, तुम्हारे फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, वो आज कहाँ बैठे हुए, ये तुम लोगों ने जानने की कोशिश की। उनसे तुम लोगों ने जो अपने ताल्लुकात हैं वो ऐसे बनाए हैं या नहीं बनाए कि आगे वो काम आएंगे या नहीं आएंगे। और आखिरी बात, तुम लोग को मैं बता भी चुका हूँ अपने कोर्स के दौरान भी, कि जो नेटवर्थ होती है, वो लोग क्या समझते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए, ये हमारी नेटवर्थ है। सही है, नेटवर्थ ये नहीं होती। नेटवर्थ आपका सोशल नेटवर्क होता है। योर नेटवर्क, योर सोशल नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मुझे खुदा ना खास्ता या हो भी जाए, ऐसी चीजें होती रहती हैं, अगर बोला जाए कि भाई कल से आप जॉब पे नहीं आइएगा, मैं क्या करूंगा, मैं फिर अपने नेटवर्क की तरफ जाऊंगा। मुझे नई जॉब ढूंढनी हो तो भी मुझे अपने नेटवर्क की तरफ जाना है, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो भी मुझे अपने नेटवर्क की तरफ जाना है। तो अपने नेटवर्क की तरफ काम करो। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इस तरह के सेशन ले रहे हो, होपफुली तुम्हारा नेटवर्क भी इससे स्ट्रांग होगा। और बस आखिरी बात मैं यही कंक्लूड करूंगा कि अपने जहन में बैठा लो कि आपकी जो नेटवर्थ होती है वो आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे नहीं होते। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं या जो आपके सोशल सर्कल में लोग हैं, जिनको आप कॉल करोगे तो आपकी कॉल पे लब्बैक भी कहेंगे, वो असल में आपकी नेटवर्क है। तो थैंक यू सो मच भाई इनवाइट करने का। थैंक यू सो और मच जो है जो जितनी बातें हो सकती थी उस टाइम पे वो मैंने की। सर बिलाल जी, सर बिलाल आप मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये होंगे ना सर अहमद ने बोला ना ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, मैं आपको बताऊं मेरे ख्वाब कैसे पूरे हुए। यानी कि मोटिवेशन, मेरी ज़िंदगी में 2 मोटिवेशन थी जो मुझे अपने थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है, वो ज़ाहिर सी बात, मैं बीइंग अ मुस्लिम मैं इस चीज़ें बिलीव करता हूँ। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब नॉन मुस्लिम्स अगर हैं वो उनकी अपनी एक थॉट होगी तमाम चीज़ें, मैं खैर अपने उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की जो पहली मोटिवेशन थी, एक दफ़ा उस्ताद ने बताया था कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान की बेहतरीन तख्लीक की है। तो जो इंसान कर सकता है वो शायद कोई दूसरी कोई मखलूक नहीं कर सकती, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाई, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया। दूसरी चीज़ ये होती है, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट बाय योर सोसाइटी, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट बाय योर सोशल सर्कल, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट बाय योर नेटवर्क साइट, मतलब जो भी आपकी नेटवर्किंग है। पता होना चाहिए दैट उमर नूरानी एंड अदर्स या हमाद मुनामी या एमन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। उसको करने के लिए क्या है, जब आपके पास ये तमाम चीज़ें आएंगी ना तो आप मोटिवेट भी होगे, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में वो काम ज़रूर करो जो आपको खुशी देता है। ये मत सोचना कि लोग जो है वो क्या सोचते हैं, मतलब मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी कभी कभी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बट स्टिल इट इज़ माई विल एंड आई विल डू इट। सो आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है इस काम को करने में, ठीक है। तो मोटिवेशन लाइफ के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। मैंने आपको अपनी मोटिवेशन बता दी कि मेरी सक्सेसफुल जो लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रही है, जो आगे मैंने अपने गोल सेट किए हैं, और इंशाल्लाह मेरी मोटिवेशन हमेशा यही रहेगी कि मेरा आज जो है या मेरा जो कल है वो मेरे आज से बेहतर होना चाहिए। आज की मेरी इंजीनियरिंग नॉलेज, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है बाय प्रोफेशन हम इंजीनियर, कल की जो मेरी इंजीनियरिंग नॉलेज होगी थोड़ा सा डिफरेंस उसमें होना चाहिए। मैं भी चीज़ें सीखता हूँ, मैं कहाँ से सीखता हूँ, मैं अपने उस्तादों से सीखता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से चीज़ें सीख रहा होता हूँ, मैं इंटरनेट से भी सीख रहा होता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट से सीखना भी कोई बुरी बात नहीं होती। तो ये है कि बाकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं और द शो मस्ट गो ऑन। आप लोग अपना पार्ट प्ले करें, अपनी तरफ से आप मेहनत करें जितनी आप लोग कर सकते हैं, और ये बात याद रखिएगा कि आपने जो मेहनत की है उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। आज नहीं मिलेगा, थोड़े दिन के बाद ज़रूर मिल जाएगा। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना कि आज हमने एक प्लॉट खरीद लिया, आज 1 लाख रुपए का प्लॉट है, वो आपको इसमें फ़ायदा नहीं दे रहा,
लेकिन आज से 5 से 6 साल के बाद जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से लाइफ की जो रियलिटीज़ होती है ना, इनको आप आपस में इंटरलिंक करो, किताबें पढ़ो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, देखना आप लोग लाइफ कैसे चेंज होगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच रिस्पेक्ट लास्ट टू में मैं अस। एक सजेशन और दे दूं, सर बिलाल की बातों से ही मुझे याद आया कि नेवर शेयर योर प्लान विद स्टूपिड पीपल। यानी आपके जो प्लान्स हैं वो कभी भी स्टूपिड लोगों के साथ आपने शेयर नहीं करने। स्टूपिड लोग कौन है? जो आपके प्लान्स को समझ नहीं पाएंगे या आपको डीमोटिवेट करेंगे। आपने उनसे बात नहीं करनी अपने प्लान। मैं इसलिए, तुम देखो बहुत सारी बातें मैंने अपने कोई प्लान शेयर नहीं किए। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि 40 साल का आदमी एक कामयाब आदमी होना चाहिए, तो दायरे मैंने उसके लिए कुछ प्लानिंग की भी है। लेकिन बहुत करीब के लोग हैं जिनको मैंने अपने प्लान बताए। मैंने हर किसी से प्लान शेयर नहीं किया। हो सकता है, होता ही है कि क्योंकि आप अलग हो। वो बंदे ऐसे जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, मेरे ख्याल में एक मूवी का कॉल भी है कि वो खुद कुछ नहीं कर सके तो वो तुम्हें बोलेंगे कि यू कांट डू इट बिकॉज दे कैन नॉट डू इट। तो तुम्हें बार बार ये वो यही बताते रहेंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डीमोटिवेट करने वाले लोगों से अपने प्लान कभी शेयर नहीं करना। तुम्हारे जहन में ही आएगा यार मैं ये करूँ, और वो जो है तुम्हें रोक देंगे। करो, हो सकता है फेलियर हो, फेलियर लेकिन सिखा के जाएगा। भाई आपने एक नई चीज खोल के देखी तो ठीक है, आप भले ही फेल हुए, आप भले ही हार के आए, लेकिन आपको पता चल गया, आपने एक रीजन फाइंड आउट कर लिया कि मैं इस वजह से फेल हुआ, तो वो रीजन भी फाइंड आउट करो अपना। लेकिन जब वो रीजन प्लान फाइंड, जी सर, हाँ काम करो, अपना प्लान किसी भी स्टूपिड आदमी से शेयर नहीं करो। तुम लोग मुझे स्टूपिड समझते हो, मुझसे भी शेयर नहीं करो। मैं यही बात करूंगा। स्टूपिड कौन बनता है? स्टूपिड का मतलब ये नहीं है वो कोई बेवकूफ मिस्टर बीन जैसा है। स्टूपिड हर वो आदमी है जो आपकी बात समझ नहीं पाएगा, ठीक है? लेकिन तो पहचानो उस इंसान को। आप हमेशा अपने आइडियाज उनसे डिस्कस करो जो आपको अप्रिशिएट कर। उन लोगों से आप लोगों ने अपने आइडिया डिस्कस नहीं करने जो आपको डिस्करेज करते हैं। उन लोगों से बात, अगर इंसान की बात कहता है कि भाई लोहे के पुर्जे आसमान पे उड़ेंगे, तो शुरू में बहुत अजीब सी बात हुई, यार ये कैसी बातें कर रहे हो कि लोहा उड़ेगा आसमान पे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लोगों ने डिग्रेड किया, रिलीजियस हल्कों ने डिग्रेड किया। अभी भी ये मसले मसाइल चलते हैं क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो वहां पे यही बात आ जाती है कि देखो, अगर आप थोड़ा पुराने उसमें चले जाओ, लोग मान ही नहीं सकते थे कि हम इस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। कि एक वक्त ऐसा आएगा, लोग अपने घरों पे बैठे होंगे, कोई यूरोप में बैठा होगा, कोई जो है कनाडा में बैठा होगा, कोई पाकिस्तान में होगा, और कोई इंडिया में होगा। या भी मैं बात करूं, चलो मैं इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हो सकता है स्ट्रीम यार्ड में कोई इसराइल का बंदा आ जाए और मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उससे बातें हो रही होंगी, तो कोई कहता है पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्या है कि पॉसिबिलिटी निकल आती है। तो ऐसे लोगों से बोलो जो बोले हाँ पॉसिबिलिटी निकल सकती है। लेकिन वही बात है, जब आप एक बात कर रहे हो तो आपने उसके लिए फिर एक प्लान बनाना है कि उस तक वहां तक जाना कैसे, वो रास्ता आपने बनाना है। ये नहीं कि मैं ऐसे ही उड़ना शुरू कर दूंगा और मैं वो रास्ता नहीं बनाऊं। थैंक यू सो मच, और बड़ा मजा है भाई आप लोगों से बात करके। होपफुली भाई कुछ बातें जो मैंने की आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कोई बात अगर ऐसी निकल गई हो जो कि जिससे लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो जाहिर सी बात है, अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते, इख्तिलाफ तो जाहिर बहुत अच्छी बात है। इख्तिलाफ करते भी हुए जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, और जो खाली सर ही हिलाते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बातों को समझ नहीं रखते। किसी को इख्तिलाफ भी हो मेरी बातों से, सर बारिश बार बहुत तेज हो गई है, घर वाले बार बार आके कह रहे हैं कि भाई बाहर सवाल है, तो अभी मैंने उनको इशारा किया, रुकने का, लाइव सेशन चल रहा है। तो भाई मेरी तरफ से तो जो जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया, अपनी लाइफ के बारे में बता दिया, फेलियर्स भी बता दिए, सक्सेस भी अब चल रही है और चलती रहेगी। सक्सेसफुल तो कोई हो ही नहीं सकता जब तक वो इस दुनिया के अंदर है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल योर टीम, mentoring generation, best of luck. Thank you so much sir बिलाल। I hope आप लोगों ने कोई नई चीज सीखी होंगी। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो, या कोई सुन रहा हो उसको बुरी लगे तो, we are very sorry about it. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। और एक और बात के थैंक यू सर, हम जो है आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, अगर आपको बिल्कुल अवेलेबल, वी आर अवेलेबल। बस ये कि थोड़ा पहले बता देना ताकि हम लोग भी जो टॉपिक हो उससे रिलेटेड जो है फिर तैयार हो के आए, तो और अच्छा रहे कि हम जो अपनी बात करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।